Hello, everybody. Welcome to the episode 43 of the Hriday Chetan Show podcast. Today, we are honored to welcome a creative force whose energy, passion, and vision have already begun to leave a mark. Rajendra Singh, sir. From humble beginnings to bold dreams, Rajendra sir's journey is a testament to perseverance, heart, and unshakable belief. He is not just chasing success, he's redefining what it means to follow one's passion with courage and conviction. As we deep dive into his story, you will hear about the challenges, the turning points, and the dreams that fuel his spirit. Whether you are seeking motivation, inspiration, or simply a reminder that anything is possible with grit and heart, this episode is for you. So, ladies and gentlemen, are you ready to bring on spotlight Rajendra Singh, sir? Yes. Hello, sir. Namaskar. How are you doing, sir? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं चेतन जी? Acha hai, sir. Thank you so much, sir, for being a part of this episode. So, how excited are you, sir, for this episode? थैंक यू सो मच चेतन जी, आपने हमें बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ आपके सवालों के लिए और कि आप क्या पूछने वाले हैं। और इसको बढ़िया करते हैं और ताकि लोगों की हम हेल्प भी कर सकें और लोगों तक पहुँच सकें। तो थैंक यू सो मच। एंड मेरा पहले पॉडकास्ट है सेल्स बारे में सो थैंक यू सो मच सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न many new sales techniques and also we're gonna give the audience the best of the best episode. So let's begin. So tell me about your journey in your childhood. How was it? अब सर, आपने सवाल तो बड़ा गहरा पूछ लिया। और जनरली जब हम बात करते हैं किसी की भी, तो हमेशा हम सफलता की बात करते हैं, हमेशा हम नेम फेम की बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बहुत मैं करोड़पति हूँ या फिर बहुत फेमस आदमी हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ से भी मैं उठ के आया हूँ, मतलब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मैं काफ़ी अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ खुद पे और अपने आप पर। बचपन सर काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। हमारी घास की झोपड़ी हुआ करती थी। और 2020 तक, 2020 तक मैं गांव में ही था अपने। और आज भी हम गांव में अपना संपर्क बनाए रखते हैं। तो बचपन में काफ़ी गरीबी थी और पिताजी की डेथ जो है 2012 में हो गई थी। उसके बाद फिर 2014 में मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं एक होटल में मैंने जो है वेटर का काम किया। मैं चाय बनाता था, बर्तन धोता था, खाना सर्व करता था, टेबल साफ किया करता था, झाड़ू पोछा किया करता था वहाँ। देन उसके बाद फिर मैं 2015 में, 2015 में मैंने एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पर मेरी 5,300 रुपीज़ सैलरी थी मेरी पर मंथ। और मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर साइकिल चला के मैं वहाँ जाया करता था। ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट 8 8 घंटे की होती थी। सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से सुबह 6 बजे तक। ऐसी जर्नी चलती रही और ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बहुत लेट में आया। 2017 में मेरी माता जी आग से उनका शरीर जो है झुलस गया था। उसके बाद 3.5 लाख रुपए का कर्ज हुआ और बहुत तकलीफें हुई। और पिताजी 2012 में ही छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर 2018 में मेरी जो है ज़िंदगी में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया। मैं यूट्यूब में एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, जियो आ चुका था उस समय। और फैक्ट्री में मैं था, तो वहीं मैं बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और यूट्यूब में मैं नया नया था, मतलब नया नया यूट्यूब देख रहा था। तो वहाँ पर एक वीडियो आती है कि आप यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हो। और जो नंबर और फिगर यूट्यूब में लोग बताते हैं और जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, उनको देख के हम कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कॉमेडी का जॉनर मैंने चूज़ किया और मैं और मेरे दो मित्र, पारस सोनोरी, रोहित सोनोरी, मेरा भाई गोपाल और बीरेंद्र सिंह रावत, हम सब ने मिलकर ग्रुप बनाया। हमने कहा जी हम कॉमेडी की वीडियोस बनाते हैं। तो हमने पहली वीडियो रिलीज की, सेकंड वीडियो रिलीज की, करते करते 6 महीने निकल गए। ना तो कोई वीडियो में व्यूज आए, क्योंकि ना तो हमें उसकी माइक के बारे में पता था और ना ही उतना एडिटिंग के बारे में पता था। बट फिर भी जो हम कंटेंट बना रहे थे वो अपने आप में जबरदस्त था। हम जिस गांव से थे, उस गांव में अगर मैं कहूँ तो हमारे एजुकेशन लेवल और हमारे गांव में ना तो आज भी रोड है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है। चारों ओर घना जंगल है, बीच में 10 परिवार रहते हैं वहाँ। जो जमीन है वो भी हमारी नहीं है, वो वन विभाग की है। तो वहां पर हम एज अ आदिवासी ही रहते हैं। तो उस जगह से जिस तरह से हम वीडियोस को क्रिएट कर रहे थे अपना में, बहुत शानदार जबरदस्त वो वीडियोस लगती थी लोगों को।
लेकिन अब रेवेन्यू नहीं आएगा, हमने फैक्ट्री छोड़ दी, मैं मेरे मित्र जो हमने फैक्ट्री छोड़ दी, और स्कूल भी डिस्टर्ब हो रहा है, जो हमारे साथ हमारे भाई थे सबका। तो घर वालों से काफ़ी ताने सुनने को मिलते थे, गांव वालों में है ना, गांव वाले बड़ी बेइज्जती किया करते थे, आसपास लोग बोलते थे यार काम में जाओगे, क्या फालतू चीज़ें कर रहे हो, ऐसा होता तो सब अमीर बन जाते। तो फिर क्या हुआ उसके बाद 2019 में हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे मित्र और हमारे जो सब लोग थे, पैसे खत्म हो गए और स्कूल में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो हमने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा है, पर फिर भी कभी कभी वीडियोस डाल दिया करता था, रोस्ट बना के डाल दिया करता था, कभी कुछ तो लगे रहता था, कभी शायरिया मारता था उसमें यूट्यूब में। तो ऐसा करते करते साल निकल गया, फिर हम अपने वाराणसी में, बनारस में BHU जहाँ कॉलेज है, वहाँ हम वेटर का काम करने के लिए आए, 10 दिन हमने वहाँ काम किया, फिर वापस हम गाँव चले गए। तो ऐसा करते करते 2019 में मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। मेरा एक मित्र जो जिसकी बाइक रिपेयरिंग की वर्कशॉप है, थोड़ा सा कहानी लंबी हो रही है बट मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे पूछा, राजेंद्र भाई क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा जी यूट्यूब में, वो मुझे जानते थे। तो कह रहे, मैंने कहा जी यूट्यूब में हूँ बट वहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे ही बैठा हूँ खाली। तो उन्होंने कहा मेरा भाई है जिसने पार्ट टाइम में पिछले महीने कंपनी के साथ जुड़ के 15,000 रुपये कमाए। हम्म। मेरी जो सैलरी थी कितनी थी, 5,300, फैक्ट्री में 8 घंटे की नौकरी, और 26 दिन काम करना होता था, 4-5 दिन छुट्टी मिलती थी। तो मैंने सुना तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्या है, तो मैंने कहा जी मुझे बताओ, फिर मैं भी करूंगा उनके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। उनके भाई सब आए। उन्होंने ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए थे, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और बढ़िया अपना जेंटलमैन वाली फीलिंग लेके वो मेरे पास आए। जो मुझे देख के लगा होने की तो जेंटलमैन की तरह लग रहे हैं, हाथ में बैग था। और आए तो उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, मुझे लगा शायद मेरा इंटरव्यू हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और क्या गोल्स हैं आपके। और मैं गोल्स मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि गोल्स मतलब क्या। तो फिर उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे अपनी एक बुक निकाल के दिखाना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट उनकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट बताए, सर्विसेज बताई, लास्ट में प्लान दिया कि अगर आप इतना बेचोगे तो इतना आप कमा लोगे। तो मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रहा था। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे थे, जिसको लोग आज ट्रोल करते हैं, जिसके बारे में खूब बेइज्जती करते हैं इंटरनेट में। और उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि कई लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी बदनाम किया गया है। बट मेरे केस में मैं पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने 4-5 वीडियो भेजी उस कंपनी के जो फाउंडर थे उनकी, और जो वहाँ पर सफल हो चुके थे उनकी लिस्ट भेजी। तो मैं बड़ा उत्साहित हो गया। गांव में घर आया अपने, मैंने माता जी को बताया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, और शुरू करना है। तो उन्होंने कहा फ्री में है? मैंने कहा फ्री में तो नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? मैंने कहा जी पहले कंपनी ज्वाइन करनी है, उनके कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, उसके बाद फिर लोगों को प्लान दिखाना है, और कुछ कपड़े बनाने हैं अपने लिए, जूते टाई वगैरह। तो उन्होंने कहा पैसे तो है नहीं, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का कर्ज जब हमारी माता जी जल चुकी थी तब हमें हो चुका था। तो चेतन जी फिर उसके बाद जो है उम्र छोटी और सपने बड़े। तो मैंने गांव में, हमारे जिनके गांव में ढाबे पे काम करता था, उनका नाम गुड्डू था, है ना, गुड्डू भाई बोलते थे उनको हम। तो उनसे मैंने 6,000 रुपये लिए। तो 6,000 रुपये लेने के बाद मैं गया अपने जो हमारे नज़दीकी शहर था वहाँ गया। और उत्तराखंड से मैं हूँ तो हल्द्वानी में आया, और आने के बाद मैंने जो कंपनी के प्रोडक्ट थे, सर्विसेज थी, उनके स्टोर से खरीदे, घर आया, और मैं पूरा तैयारी पर रम चुका था। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में प्लान दिखाए, फेल हो गया, लोगों को बताया, लोगों ने पीछे है ना पीछे छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि मैं गलत तरीके से अप्रोच कर रहा था। और लोगों के घर से जाके रात रात भर मैं जो है प्लान देता था, 2 बजे घर आ रहा हूँ, कभी 2:30 बजे घर आ रहा हूँ। खूब मेहनत की। और लोगों ने खूब जम के धोया, खूब रिजेक्शन मिले, लोगों ने मना कर दिया, अपने जानने वालों ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया। और एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर मैं आ गया था जहाँ पर सब मुझे मना ही कर रहे थे। तो रिजेक्शन हैंडल करने की वो जो सेल्स के अंदर जो एक हैबिट होती है, वो मेरे अंदर डेवलप होने लगी थी। उसके बाद कोरोना आया 2020 में। आपको पता है कि सब कुछ ठप हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, और हमें ये जूम और इन सब के बारे में पता भी नहीं था। तो और इतने कस्टमर थे भी नहीं हमारे पास। तो अचानक से सब आना जाना सब बंद हो गया, घर पे बैठ गए। और 2020 के बाद हमारे भारत के अंदर एक जो है चीज़ होती है कि जब हम घर पे बैठ जाते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो ताने बहुत मिलते हैं आसपास से। और पहले भी मुझे ताने मिलते थे जब से हम है ना यूट्यूब में वीडियोस बनाने का काम कर रहे थे। तो 2020 में एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है फ्रेंचाइजी मॉडल की, जिसके लिए तकरीबन 25,000 रुपये की आवश्यकता थी। और मैंने उसको करने की इच्छा जाहिर की घर में। तो घर वालों ने बहुत डांटा कि पहले तो इतना कर्जा कर चुका है, ऑलरेडी 3-3.5 लाख रुपए कर्ज है हमारे ऊपर, तो फिर पैसे मांग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कब होगा तेरा काम? मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा। करते करते दिसंबर 2025 को मैंने 25,000 रुपये
कर्ज मांगने के लिए मैं लोगों के पास भागा, नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से हमारे एक बड़े भाई है, राकेश पंथ नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए और ट्रस्ट करके मुझ मेरे मेरे ऊपर, और शायद मैं जो कुछ भी हूँ आज, उन अगर मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ होता भी नहीं। तो उसके बाद फिर मेरी माता जी ने अपने कान के जो झुमके होते हैं वो बेचे, कुछ पैसे वहां से आए, और 10,000 रुपये मैंने किसी और से और लिए, वो पैसे आए, तो 50,000 रुपये मेरे पास हुए। मैंने सब कुछ जो है 25,000 रुपये वहाँ दिए। उसके बाद फिर मैं अपने गांव से निकल के शहर आया, मैंने वहाँ रूम रेंट पे लिया, इन्वर्टर खरीदा, कुछ ग्रीन स्क्रीन के पर्दे खरीदे, किताबें खरीदी, एक लैब है ना जो है, कंप्यूटर मैंने पहले खरीदा था, तो सब लेके आया। तो 2020 से चेतन जी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन जब मैं फ्रेंचाइजी मॉडल में आया तो नया मिडिल मॉडल था, प्योर बिजनेस मॉडल था, नहीं समझ में आया मुझे। 3 महीने तक खूब स्ट्रगल की, खूब रोया, खूब भटका, बहुत तकलीफें झेली। और कई दिन तो ऐसे भी देखे जब खाना नहीं खाया और घर में बोल के आ चुका था कि अब मैं कुछ बन के ही घर में आऊंगा। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि जी केवल दलिया बचा हुआ है, उसमें पानी में डाला, उबाला, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दिया, वैसे ही पानी उबाल के उसको खा गया। कई बार खिचड़ी बनाई, कभी कुछ कुछ। तो करते करते 2021 मार्च से मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं चेतन जी, और आज अच्छी बात यह है कि हम आपके साथ बैठ के आज बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है सर, सुपर ऑसम लॉन्ग स्टोरी सर. And you have faced many difficulties, many challenges in your life, and it's not easy for a person to come up here who you are right now is a very great thing. And you are also hosting podcast. And how is your life now? देखिए सर, जिंदगी मेरी आज भी वैसी ही है गांव वाली, क्योंकि मैं गांव का लड़का हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में कि बहुत बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो। और इस बीच में मैंने कई कार बदली और कई फ़ोन बदले, मतलब जो ड्रीम होता लोगों का सब जिया। बट मुझे समझ में आ गया कि जो आनंद गांव के जीवन और सादगी में है वो शायद इस लग्जरी लाइफ में नहीं है। तो गांव तो जीवन मेरा आज भी यही है। और आज मैं केवल शहर आता हूँ काम करने के लिए, बाकी मैं रहता गांव में ही हूँ आज। तो जिंदगी में ये है कि आज जो मतलब एक समय में डिफिकल्टीज थी, और एक समय में जो था कि शायद अब मैं इस चीज़ को कैसे खरीदूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कैसे अर्निंग का सोर्स क्या होगा, तो आज जिंदगी में वो तकलीफ नहीं है। और भगवान 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है, शानदार तरीके से दे रहा है, और इससे बेहतर जिंदगी हो नहीं सकती थी। तो आज सब कुछ बढ़िया है। जो चेतन जी, तो आज एक अच्छी जिंदगी है। और एक सारे कर्ज फाइनल कर चुका हूँ, एक सर के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, तो अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो यही ज़िंदगी में तरक्की चल रही है। Amazing. Yeah, it's our life should be peaceful and happy, not living like luxurious life, having attitude in ourselves, as you said, right? Living a peaceful life and having an amazing journey within is more important. एब्सोल्युटली। Yeah. So आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाद में challenges, क्या क्या challenges फेस करता है सर? एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म चैलेंज. देखिए सर, सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरी लाइफ में रहा है वो ये रहा है कि जब मैं शुरू कर रहा था अपनी जर्नी और मैं पैसे के लिए भाग रहा था लोगों के पास, उस वक्त मुझे लगा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, क्योंकि अंदर से एक इंट्यूशन थी कि मैं मुझे ये करना है। हम्म. और पैसे के लिए भाग रहा था मैं, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे थे। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज एक रहा जब मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर बाद में पैसे मिल गए। अगर शायद वो चैलेंज में अगर मैं हार जाता और मुझे अगर मेरी कोई मदद नहीं करता तो शायद मैं पीछे रह जाता। और दूसरा जो चैलेंज मेरी लाइफ में रहा है वो मेरी जब पिताजी की डेथ हमारे आंखों के सामने हुई, और डॉक्टर ने कहा कि जी ले जाओ, अब 5-6 घंटे ही बचे हैं, तो 6 घंटे के अंदर पिताजी की डेथ हो गई थी। और कारण ये था गरीबी, क्योंकि गांव में आपको पता है जो चेतन जी, तो ज़्यादा ना अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। केवल आप गाय भैंसों का दूध बेच सकते हो, या अपनी है ना फसल कर सकते हो, अपना खेती कर सकते हो। बट उतने पैसे भी नहीं हो रहे थे कि उनका इलाज कर पाए, क्योंकि उनके फेफड़े और किडनी लीवर सब डैमेज हो चुके थे। और डॉक्टर ने उनको जो दवाइयाँ दी थी कि आपको 1 महीने में खाने, तो वो उस दवाई को 2 महीने की बनाया करते थे। क्यों? क्यों? ताकि अ, मतलब अगर एक गोली है तो उसको तोड़ के बनाएंगे 2 दिन के लिए, तो उसको बनाएंगे 2 महीने के लिए, ताकि पैसे खर्च ना हो, या फिर है ना, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो माता जी मजदूरी करती थी, 50 रुपये, 55 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में, और वो पैसे ला के फिर हम दवाइयों का खर्चा चलाते थे। हमारी पढ़ाई, क्योंकि हमने तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो उतने खर्चे तो होते नहीं सरकारी स्कूल में। बस्ता पकड़ा, बैग में थाली डाली और चल दिया, वहीं खाया और अपना आराम से पढ़ के घर को आ गया। तो ये सर सेकंड चैलेंज रहा है। और थर्ड सर जो चैलेंज रहा मेरी लाइफ में वो मेरी बड़ी माता जी थी, जिन्हें हम बड़ी माता जी ही मानते हैं।
और उनका देहांत 2020 में जब मैं जर्नी शुरू कर रहा था तब उनका देहांत हुआ। बहुत मतलब मेरी जर्नी स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा झटका मुझे लगा जब वो गई, क्योंकि हमारी कोर थी हमारी बड़ी माता जी, तो वो जब गई तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। और वहाँ से थोड़ा सा मुझे एक बहुत लगा कि शायद अब जिंदगी में पता नहीं क्या होगा। बट कहते हैं कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता आपके लिए एक बना के रखता है। और मुझे लगता है कि सब प्लानिंग का ही हिस्सा होता है हर चीज़। और चैलेंजेस तो सर जिंदगी में आते रहते हैं, आज भी सर चैलेंजेस आते हैं। कई लोग पैसे लेके भाग गए, कई लोग पैसे खा गए, कई लोग साथ छोड़ के चले गए। जब आप पीक टाइम पे होते हो तो बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, फिर डाउन टाइम आता है तो सब लोग चले जाते हैं। तो ये सर अप एंड डाउन्स देखें तो अब उतना परेशान मैं नहीं होता नहीं, बट चैलेंजेस सर रोज हैं। जिंदगी अगर है सर तो चैलेंजेस तो रहेंगे, बट ये है कि अब उन चैलेंजेस से निपटने की क्षमता आ गई है। जी। So one thing is what I learned from your story, what you shared from your beginnings is accept it and move forward. बिल्कुल सर। Amazing, beautiful. So what drives you every morning to keep pushing your limits? सर देखो, इससे मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं 2020 तक तो बहुत ही डिसिप्लिन आदमी था। लेकिन Hmm, 2020 के बाद में थोड़ा अनडिसिप्लिन आदमी हो गया हूँ। क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होता ना तो आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हो। सुबह उठ के किताब पढ़ रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे होते हो, टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच, क्योंकि टाइम है आपके पास। टाइम hmm, अभी भी है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब काम करने के तरीके बदल गए। अब टाइम बदल गया, थिंकिंग पैटर्न बदल गया, तो कई बार लेट नाइट्स होते हैं तो लेट मॉर्निंग में उठते भी हैं। बट ये है कि जिंदगी में काम है तो मतलब बहुत खुशी है कि चलो काम है मेरे पास, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। पहले काम नहीं था तो दुखी थे, अब काम है तो अब दुखी रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब खुश रहने का मतलब है। क्यों? क्योंकि मेरे पास काम है। थोड़ा लेजी सर मैं हूँ, और मैं काफ़ी लेजी हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मुझे एकांत बहुत पसंद है, मुझे अपने हिसाब से काम करना बहुत पसंद है। जब मुझे मर्जी होती है मैं काम करता हूँ, जब मर्जी नहीं होती मैं काम नहीं करता। मुझे अगर रात के 2 बज रहे हैं, अगर मुझे काम करने का मन है तो मैं करूँगा। अब आपने सर जो सवाल पूछा वो पूछा कि हर सुबह मुझे क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं ताकि मैं काम करूँ या फिर उत्साहित हूँ। सबसे बड़ी सर जो चीज़ है मेरी लाइफ में वो यही है कि मुझे ना बेस्ट बनना है। पैसे सर कई लोगों का गोल होता है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं। मेरा गोल होता है कि मुझे ये इंसान बनना है ताकि पैसा मेरे पास खुद चल के आए। तो मैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त जो मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए वो यही है कि मुझे कोचिंग इंडस्ट्री को समझना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन पर और बेटर काम करना है, मुझे अपने पर्सनालिटी को और बेस्ट बनाना है, मुझे अपने वेबसाइट लैंडिंग पेज अपनी एप्लीकेशन अपने कोर्सेज के ऊपर बहुत काम करना है। उसी के साथ साथ मुझे पॉडकास्ट करने हैं अच्छे लोगों के साथ जो मेरे आइडल रहे हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, और जिनके साथ मैं कभी बैठना चाहता था उनके पास मैं जाऊँ, उनसे बात करूँ और उनके साथ में पॉडकास्ट करूँ। और इस चीज़ को हमने किया भी। टाइगर संतोष नायर जी हमारे साथ आए, सतीश कुमार तिवारी जी आए, और विवेक बिंद्रा जी आए। उसी के साथ साथ अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो इसने देसाई जी हमारे साथ आए। तो इंडस्ट्री के जितने भी टॉप कोचेस रहे हैं मेरे, हमेशा से आइडल रहे हैं। और मैंने बड़े सम्मान के साथ उनके साथ जो है बातचीत की और उन्हें बताया अपनी जिज्ञासा के बारे में, तो उन्होंने भी उस चीज़ को अपनाया और हमारे साथ बैठने का जो है उन्होंने अवसर दिया। सॉरी, मतलब उन्होंने जो अवसर है हमें दिया अपने साथ बैठने का। और बड़ा ही अच्छा लगा जब उनके साथ पॉडकास्ट किया। तो वो सीखने का और बैठने का ये मकसद था कि पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, लेकिन ये था कि इनके साथ बैठ के जो एनर्जी मिलेगी, इनके साथ बात करके जो नए थॉट्स मिलेंगे, इनके साथ बैठ के जो वो एनर्जी एक्सचेंज होगी, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होगी। तो हर सुबह मेरा यही रहता है कि आज मुझे कल से बेस्ट बनना है और उसके लिए मेहनत करनी है। मुझे टाइगर संतोष नायर जी ने एक चीज़ सिखाई थी, वो सेल्स के बहुत बड़े बेताज कहते हैं ना कि बादशाह रहे हैं अपने टाइम से, और आज भी लोग कई उन्हें गुरु मानते हैं अपना। तो उन्होंने कहा राजेंद्र जी, बहुत जल्दी मत भागो, सफलता चाहिए बट इतने भी मत भागो कि अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, इन सभी से तो आप कॉम्प्रोमाइज करके फिर आप सफलता के लिए भाग रहे हो। क्योंकि एंड टू एंड आपको कुछ हासिल हो भी जाएगा ना, आप खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ पीछे छोड़ के आ गए। hmm, ये लोग गलती कर रहे होते हैं ना इस तरह से। तो उन्होंने कहा स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ो, धीरे धीरे करो। हर चीज में होने में टाइम लगता है। अगर एक बीज है उसको अगर आप आज बो देंगे मिट्टी में तो उसको समय लगेगा ना कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तब जाके वो एक पेड़ बनेगा, तब जाके उसमें फल लगेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, उन्हें चाहिए फास्ट फूड। जैसे हम ईट करते हैं, चाउमीन पकड़ी बनाई और खा ली, तो उनका यही है कि फास्ट सक्सेस कैसे हमें मिल जाए, कि हम तुरंत काम करें और तुरंत हमें रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता सर। मैंने अपने लाइफ में अचीवमेंट देखने से पहले 3 साल तक ठोकरें खाई हैं। उसके बाद 3 साल लगातार हमने जबरदस्त काम किया। 3 साल के बाद फिर से हम डाउन पे आए। 2 साल तक लगातार ग्राफ डाउन रहा, सारे लोग छोड़ के चले गए, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिया, कहेंगे पैसे ना मांग ले। पैसे मांगे नहीं वैसे हमने किसी से, लेकिन एक मन के अंदर होता है कि शायद अब तो उसका टाइम चले गया, हो सकता है कभी फोन करे तो पता नहीं क्या ही मांग लेगा हमसे।
लेकिन अब वो ग्राफ जो है हम दोबारा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठाने हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम अपने उस जर्नी के अंदर चल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको सफलता जब भी चाहिए तो मैं यही मानता हूँ हमेशा कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। मैंने एक किताब लिखी है, आपने अगर देखा हुआ पे जो आपके दर्शक हैं, संघर्ष से सफलता की ओर, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और जिन लोगों को बुक्स अगर उनको पढ़ने की इच्छा होगी तो डेफिनेटली हम उन्हें गिव अवे के तौर पर हम 10 किताबें फ्री बांटेंगे। तो आप हम आपको नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा अपने, तो हम लोगों को देंगे। तो इस किताब के अंदर मैंने यही बताया है कि थोड़ा सब्र करो, अपने ऊपर काम करो, अपने माहौल के ऊपर काम करो, अपने आप को ग्रो करने के ऊपर काम करो। और हर रोज सुबह सर मैं ये सोचता हूँ कि बस मुझे नया सीखना है। अब उससे पैसे मिले, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लेकिन अगर मैं बेटर बनता जाऊंगा मुझे पता है वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ज्ञान कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि जो काम नहीं आती, कहीं ना कहीं चेतन जी आपके काम आ ही जाएगी। आप कुछ भी आप सीखोगे, मैंने कुछ भी जिंदगी में सीखा, मैंने वीडियोस बनाने सीखी तो आज मेरे काम आ रही है ना। आज मैं पॉडकास्ट लोगों के साथ कर रहा हूँ। मैंने कंटेंट बनाना सीखा, वो मेरे काम आ रहा है। मैंने लोगों को सिखाना सीखा, आज वो मेरे जो है कोचिंग के तौर पर काम आ रहा है। मुझे लिखने का बहुत शौक था तो आज मैंने किताब लिखी है। हर चीज आपकी कड़ी में जुड़ जाती है जब आप कुछ सीखते हो। तो सर बस यही है कि हर मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो लगता है कि बस जी आज कुछ अच्छा ही सीखना है ताकि मैं कल से आज बेटर बन जाऊँ। Super. So, audience, in the description, I have put the link of the book. So, please go ahead and buy the book. It's gonna mind blow your mind. So, go ahead and book it right now. So, sir, in coaching business, in coaching industry, there are many top coaches. If a new person enters, how can they be unique? Can they earn money? This is the ओके, question. आपने सर सवाल पूछा कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई नया आदमी आना चाहता है तो वो कैसे अपना स्पेस बनाए और कैसे वहां से पैसे कमा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ सर क्या है ना, पैसे कमा सकता है, हम इसी मेंटालिटी से ज़्यादातर है ना जो है ज़्यादातर लोग आते हैं, वो गलत नहीं है। पैसा सर बहुत पावरफुल चीज़ है। आज हम सर बात कर पा रहे हैं, मैं बैठा हूँ तो पैसे की बदौलत हम सब बैठे हैं ना, कपड़े पहने हमने, चेयर पे बैठे हुए हैं, पीछे हमारे घर है और किसी पीछे बुक्स रखी हुई हैं, हमने कोट पहना हुआ है ना। तो हर चीज़ में पैसा लगता है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग केवल पैसे के लिए ही कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा उनका जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो यही होता है कि वो केवल पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। वो लोगों की हेल्प करने के नजरिए से नहीं आते कि मैं, मेरे पास नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल चेतन जी, मेरे मुझे किताब लिखनी आती है। अब आपने कहा राजेंद्र जी मुझे किताब लिखनी है और मैं सीखना चाहता हूँ आपसे, या फिर आप सर्च कर रहे हैं कि जी कौन किताब लिखना सिखा रहा है। तो मैंने जब किताब लिखना सीखा है तो मैंने इस मेंटालिटी से नहीं सीखा कि जी मैं लोगों को बेच के खूब पैसा कमाऊंगा। मेरा यही मकसद है कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा भी तो उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी, उसका सोशल स्टेटस अच्छा होगा, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी अपने लिखने की स्किल से, अपने नॉलेज से वो चेंज कर पाएगा। और जब वो कहीं जाएगा तो उसे अपना इंट्रोडक्शन अपनी किताब से देना पड़े, ना कि खुद बोल के देना पड़े। तो उसकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस होंगे जब वो किताब लिखता है। मैंने जब से किताब लिखी, मुझे सर इतनी बधाइयां कभी भी गाड़ी लेने पर नहीं मिली जितनी बधाइयां मुझे किताब लिखने पर मिली। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मतलब किताब लिखना मतलब एक मैजिक सा उनके लगा कि किताब लिख दी भाई ने, क्योंकि मेरी पढ़ाई हाई स्कूल तक है। तो 10वीं पास, थर्ड डिवीजन से पास लड़का किताब कैसे लिख सकता है। तो अलग ही ब्रांडिंग होगी कि इसने किताब लिखी है राजेंद्र जी ने। तो जब आप किसी की हेल्प करने के नजरिए से, फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी को सिखाने के जो है मेंटेलिटी से आते हैं कि जी मैं आज इस आदमी को ये अपने स्किल से ये सिखाऊंगा तो इसका ये हो जाएगा, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सेकेंड चीज, जब आप कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आए तो इस कोचिंग इंडस्ट्री में आज के समय में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक जो है मापदंड हो चुका है किसी भी कोच के लिए कि जब वो आए तो उसे अपनी ऐप के ऊपर काम करना होगा, वेबसाइट के ऊपर काम करना होगा, लैंडिंग पेज के ऊपर काम करना होगा, उसे एडवर्टीजमेंट सीखनी होगी, उसे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनानी सीखनी होगी, उसे पॉडकास्ट करने सीखने होंगे, पॉडकास्ट देना सीखना होगा, सेल्स सीखनी होगी, मार्केटिंग सीखनी होगी, ब्रांडिंग सीखनी होगी, तब जाके वो एक अच्छा कोच बन पाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जो मैं आने वाले समय में इसके लिए पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर हम ऑलराउंडर कोच के तौर पर लॉन्च करेंगे और बहुत सारी स्किल्स उन्हें सिखाएंगे जो हमने सीखी हैं, जिससे हमने रिजल्ट जो है जनरेट किए हैं, तो वो हम लोगों को सिखाएंगे। बट फिर भी आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो लोग आपकी ऑडियंस में से कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, और जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही, राजेंद्र जी आप अपने ऊपर काम करो और लोगों के ऊपर काम करके उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास करो। आप देख लेना ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे किसी की जिंदगी बदल सकती है तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा, सही लोगों तक उसको पहुंचाना होगा, क्योंकि आपके पास तो कोई ऐसा आएगा नहीं।
हाँ, आपने भी सर हमें इंस्टाग्राम से देख के हमें फॉलो करके आपने वहां से हमें मैसेज किया, तभी जाके आज हम कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसा कोई माध्यम जिससे कस्टमर आप तक पहुंचे, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो एडवर्टीजमेंट हो सकता है, वो यूट्यूब चैनल हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, फेसबुक पेज हो सकता है। तो बहुत सारी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में मतलब बहुत एक कहानी है ये। और बहुत लंबा इस प्रोसेस है, इसमें सीखने में समय लगता है। बट हाँ, जो भी लोग आना चाहें आ सकते हैं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, लोगों की ज़िंदगी में आप मैजिक कर सकते हो। आप उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, आप लोगों को आइडल बन सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। तो जो भी आना चाहे तो आ सकता है, डेफिनेटली उनका वेलकम है। हाँ। बिजनेस का एक कोट है सर, बिजनेस एक सेवा है। हम्म। Whatever you do, business, everywhere, business is a seva. Whatever you do in life, it's a form of business and you have to contribute to it, right? एब्सोल्युटली, Yeah, एब्सोल्युटली। yeah. So your Instagram presence is inspiring. What's the story behind your content style? सर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर शायद आपके ऑडियंस ने या आपने देखा होगा, तो सर 1.5 लाख के आसपास फॉलोवर हैं, और इंस्टाग्राम में हमारे 80,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो मैं बताऊं सर, मैं जितने मैं चाहूँ तो मैं और कंटेंट बना के फॉलोवर को बढ़ा सकता हूँ। बट जब आप कंटेंट बनाते हो तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि अब आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अब आपको उनके लिए सही कंटेंट देना है और रेगुलर फॉर्म में देना है। तो मैं रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ उन्हें कंटेंट, तो मैं आजकल कंटेंट डालता भी नहीं हूँ। तो पॉडकास्टर जब मैंने करने स्टार्ट नहीं किए थे, उससे पहले ही मेरे 1,10,000 फॉलोअर यूट्यूब में थे, और लगभग 50,000 प्लस मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम में थे। तो पहले ही हमने बहुत अच्छा काम किया था। और फिर हमने कई वीडियोस प्राइवेट कर दी, क्योंकि मैंने अपनी नीश चेंज कर दी। हमने फिर जिस कंपनी में था, मैंने कंपनी को छोड़ दिया, तो हमने बहुत सारा कंटेंट हटा दिया। तो अब वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बट सर, सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, और गलत कुछ भी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, आप भी चाहते हैं आपका फॉलोअर्स बढ़े। बट मेरा मानना यह है, इस पूरी कंटेंट जर्नी के अंदर कोई एक भी अगर इंसान आ रहा है ना, आपको क्यों देखे। अगर आज चेतन जी के पॉडकास्ट में, अगर चेतन जी पॉडकास्ट ले रहे हैं, अगर कोई सर इस पॉडकास्ट में अगर 10 व्यूज भी आ गए ना, और किसी एक ने भी अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, या फिर उसने एक आदत अपनी चेंज कर ली, या फिर उसने एक अपनी गलत आदत छोड़ दी, नशे की आदत छोड़ दी, या उसने लेट उठने की आदत छोड़ दी, या फिर उसने सक्सेस के पीछे भाग रहा है वो पागलों की तरह, और कुछ सीख नहीं रहा है, केवल भागे जा रहा है, तो उसने अगर वो आदत छोड़ दी, वो अपने ऊपर काम करना सीख गया, तो सर हमारे पॉडकास्ट करना हमारे लिए ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हमने अपना काम सफल कर दिया। मुझे लगता है सर, सोशल मीडिया पर काम करने के लिए आपको जो कंटेंट देना है, वो ऐसा कंटेंट देना है जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ लाइफ में कंट्रीब्यूट करे, Mm. उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लेके आ जाए, है ना। और थोड़ा सा उन्हें ऊपर उठा दे, थोड़ा सा उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दे। तो आप बहुत अच्छा काम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया में भी सर कई तरह की ऑडियंस होती है। आप नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं, आप लोगों को घुमाना सिखा है ना, घूमना सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी तरह की बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे जॉनर्स हैं। बट एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, तो एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर आप अगर लोगों को सिखाना ही चाहते हैं, तो आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, लोगों को सिखाइए और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। सर फॉलोअर्स तो अपने आप, मैं आपको बता रहा था ना कि जब आप लाइफ में खुद के ऊपर काम करते हैं, तो फिर सफलता और फॉलोअर्स, पैसे, नेम फेम अपने आप आ जाता है। बट हाँ, उसमें टाइम लगता है सीखने में, कैसे आपको बोलना है, आप कैसा कैमरा होना चाहिए, एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, थंबनेल कैसा होना चाहिए, माइक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपके कैमरे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आप आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आप हुक क्रिएट करोगे, कैसे आप बोलोगे, कैसे आप लोगों की है ना अटेंशन को ग्रैब करोगे। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जो इसको करना चाहे तो वो अगर सेवा भाव से करे, सेल्स की तरह, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर सकते हैं सोशल मीडिया में। अच्छा, आप बोला था मैं नीश चेंज किया था, और हम्म। नीश कितना इम्पोर्टेंट है सर? सर देखिए, नीस समय के साथ साथ सर लोगों की जो थॉट्स होते हैं और लोगों की जो लाइफ होती है, वो समय के साथ साथ बदल जाती है चेतन जी। अगर सर मुझे पहले कॉमेडी करना पसंद था, तो जरूरी नहीं मैं आज भी कॉमेडी करूं। मतलब वो नीस चेंज हो गई ना, पहले कॉमेडी का जॉनर था, फिर मैं सेल्स में आ गया, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं से पहले भी सेल्स में था, बट मैं उस कंपनी के साथ था, तो वहां पर हमने काम करना बंद कर दिया, तो फिर हमने नीश चेंज कर दी। अब मैं लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि हमने 5 CR से प्लस का हमने रेवेन्यू जनरेट किया है विद इन 4 to 5 ईयर के अंदर। तो अब मुझे है कि लोगों ने बहुत कहा कि आप गांव से निकल के आए, कैसे आपने किया क्या नहीं किया, हमें बताइए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे कोच करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस नॉलेज को अपने तक सीमित रखूंगा तो मेरा भला होगा, बट उस नॉलेज को अगर मैं लोगों को दूंगा तो सबका भला होगा।
तो मेरा मानना यही है सर, तो इसलिए अब हम कोचिंग फील्ड के अंदर आए हैं। और आज भी हम सेल्स ही कर रहे हैं। अगर हम लोगों को सिखा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है हम उसको दोबारा काम पे लगा रहे हैं, तो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है, हमने अपनी नीश चेंज नहीं की है, बट हमने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। एज अ पहले सेल्स पर्सन स्टार्ट किया था, बट अब एज अ कोच हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी जी। So how what does success mean to you today? सफलता का मतलब है सर शांति। सफलता के बाद आप कितने शांत रह पाते हो, कितना आपके पास टाइम फ्रीडम का मौका है। आपको कहीं जाना है, आप किसी से पूछ नहीं रहे हो कि मुझे जाना है। आप बैग उठाया आपने, कहा जी चलो, मुझे अगर आज गाँव जाना है मैं उठाता हूँ बैग चले जाता हूँ, मुझे गाँव जाना है। मुझे अगर आज काम नहीं करना है मैं काम नहीं करता। मुझे आज कुछ खाना है मैं खा लेता हूँ, मुझे कहीं जाना होता है मैं जा लेता हूँ, मुझे कुछ चीज़ खरीदनी होती है मैं खरीद लेता हूँ। जरूरी नहीं कि वो महंगी हो। आपसे हम्म, मेरे अगर आप शौक सुनोगे सर तो आप भौंचक्के रह जाओगे। हमारे वहाँ सर एक बहुत यूनिक डिश बनती है, उसको हम बोलते हैं मुड़ी मसाला, है ना। वो जो बंगाल के अंदर बहुत पॉपुलर है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, और वहाँ मार्केट है तो वहाँ पर वो बनती है। अब वो 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, छोटा इलाका है तो वहाँ मिलती है। तो मुझे खाने का बड़ा शौक है। और मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे कहीं अगर कपड़े पसंद आ गए, तो ऐसा नहीं महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े दिख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, तो वो खरीद लिए। मुझे अगर ये लगता है कि ये कोर्स मुझे खरीद लेना चाहिए तो वो मैं खरीद लेता हूँ। तो सफलता का मतलब है कि आप कितना शांत रह पाते हो, यानी कि आपके पास कितना अ, शांति का मतलब एक पूरा का पूरे जो है ना, कहते हैं ना आज़ादी है, आपके पास शांति की आज़ादी है। आपके पास मनी की आज़ादी है, पैसे की आज़ादी है। आपके पास आप टाइम पे सो पा रहे हो, आपको रिलैक्स होकर आप सो पा रहे हो तो उसकी आपको आज़ादी है। आप टाइम पे कभी भी उठ रहे हो तो उसकी आज़ादी आपके पास है। आप कहीं भी घूमने जाना है तो उसका आज़ादी आपके पास है। सफलता का मतलब यही है, फ्रीडम। मेरी नज़र में आज के समय में, पहले मेरी नज़र में भी था कि पैसे कमाने हैं, काम करना है, इतना पैसा कमाऊंगा, बट मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब मुझे समझ में आता है, ये पहले समझ में नहीं आता था। जब आपने पैसे कमा लिए हों तब आप बोल सकते हो कि हाँ जी, शांति भी एक चीज नाम की चीज है। लेकिन जब पैसे नहीं होते ना, तो शांति भी छिन जाती है, रातों को नींद भी उड़ जाती है। तो पैसा कमाओ, पैसा कमाने के साथ साथ इन सारे पॉइंट्स पे बैलेंस करो। आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आपके पास टाइम फ्रीडम कितना है, मनी फ्रीडम कितना है, आपके पास, है ना, आपके पास रिलेशनशिप फ्रीडम कितनी है कि आप कितने अपने दोस्तों से आके मिल सकते हो, अपने परिवार के साथ बैठ के बात कर सकते हो, है ना, हस्बैंड वाइफ है तो कितना बैठ के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी सारी चीज़ें हैं। सफलता का मतलब मेरे नज़र में आज के समय में ये है कि फ्रीडम कितनी है आपके पास। अगर मुझसे कोई कहता है कि जी मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं उससे एक बार पूछ लेता हूँ, फ्रीडम है क्या तुम्हारे पास। तो कहता है जी फ्रीडम मतलब क्या। अब तुम सुबह से शाम तक काम ही कर रहे हो, और तुम्हारे पास ना हेल्थ के ऊपर टाइम देने के लिए टाइम है, ना तुम्हारे पास बच्चों के साथ है ना टाइम बिताने के लिए टाइम है, और आप केवल भागे जा रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि संतोष नायक जी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि सबको समय देकर सबके साथ आगे बढ़ो तो आप खुश रहोगे। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास बहुत पैसा बट खुश नहीं है। बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहर में आ गए, खुश नहीं है। उसमें से मैं भी एक था। मैं गांव छोड़ के शहर आ गया, मुझे अच्छा लगता नहीं था यहाँ, क्योंकि सारे दोस्त पीछे छूट गए, जानने वाले सारे पीछे छूट गए। तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब सफलता का मतलब फ्रीडम है कि आप कितना इंजॉय कर सकते हो लाइफ को। आप जिंदगी जीने आए हो, काटने नहीं आए हो, बस यही है सर मेरे मतलब तो जिंदगी का। बाकी सबकी लाइफ में अलग अलग सर रूल हो सकते हैं, अलग अलग सबके अपने अपने सोचने का पैटर्न हो सकता है। सुपर सर। तो जी। आप सेल्स बारे में बात करते हैं। सेल्स क्या है सर? क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर ए सेल्स? सर मैंने एक किताब लिखी है, संघर्ष से सफलता की, उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर डाला है सेल्स के ऊपर। और बेचने की मैंने पूरी पावर बताई है। और बहुत सारे इसमें मैंने फ्रेमवर्क दे रखे हैं। आप जब एक पेज पढ़ोगे तो आप दोबारा लिखोगे हाँ जी मैंने क्या सीखा है इसमें से, वो आप वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करोगे, किताब के अंदर ही आंसर करोगे। तो सेल्स एक ऐसा फील्ड है चेतन जी, अगर आपने बेचना सीख लिया, आप जिंदगी में भूखे नहीं रह सकते कभी जिंदगी में। आप कभी बिना पैसे के रहोगे नहीं, आप कुछ भी बेचोगे। आपने कहा जी आज मैं रियल एस्टेट में हूँ, आज मैं फल सब्जियां बेचूंगा, आज मैं बिजनेस के अंदर हूँ तो मैं आज कोई कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा, सर्विस बेचूंगा, मैं कार बेच दूंगा, बाइक बेच दूंगा, घर बेच दूंगा। क्योंकि आपको बेचना आता है, आपको सेल्स आती है, आपको आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना आता है। तो सेल्स, हमेशा मैं मानता हूं कि अगर किसी के पास कोई भी डिग्री नहीं है ना, अगर कोई चाहता है कि मैं लाइफ में अपने मत मुताबिक पैसा कमा पाऊं, तो बेचना सीख लो। बेचना सीख लो, और उसी के साथ साथ ग्राहक लाना सीख लो। आप कुछ भी गेम चेंज कर सकते हो। तो सेल्स बहुत पावरफुल फील्ड है। और सेल्स से ही लोग पीछे भागते भी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये देखो बेचने वाला काम कौन करेगा। आपने देखा सर, आज लोग बेचने वाले को किस नज़र से देखते हैं। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आप क्या करते हो, नौकरी करते हो, मैंने कहा जी नहीं। क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं ये कोचिंग का काम करता हूँ। अच्छा मतलब परमानेंट है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या सैलरी मिलती है।
तो कहते हैं अच्छा तो आप क्या बेचते हो, अच्छा बेचते हो आप तो बड़ा मुश्किल होता होगा, ये है वो है। मैंने कहा जी देखो ऐसी बात है, आज हमने सर जो घड़ी पहनी है वो किसी ने हमें बेची है। हमने सूट जो है हमने पहना हुआ है तो हम कहीं से खरीद के ले आए, किसी ने हमें बेचा है, किसी ने कहीं शोरूम खोला था, दुकान खोली, तो हम खरीद के लेके आए ना। अब सोचो अगर आज पूरी दुनिया में जितने भी फोन बनाने वाले, कार बनाने वाले, लैपटॉप बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, कुर्सी बनाने वाले, ये सीमेंट बनाने वाले, उन्हें ईंट बनाने वाले, एसी पंखा, सब अगर बोल देंगे जी हम आज के बाद नहीं बेचेंगे, बेचना बुरा होता है, जो लोगों की मेंटेलिटी है, आज के बाद जी हम बेचेंगे नहीं कुछ भी, आप हाँ। जानते हैं सर क्या होगा? पूरे विश्व के अंदर क्राइसिस आ जाएगा। लोगों तक दवाइयाँ नहीं पहुंचेंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा। लाखों लोग आज भी, करोड़ों लोग आज भी भूखे सोते हैं, उन तक अनाज नहीं पहुंचेगा, जो अनाज आज पहुंच रहा है लोगों को, गवर्नमेंट दे रही है, वो अनाज नहीं पहुंचेगा। जो लोग खरीदना चाहते हैं अनाज, उनको नहीं मिलेगा। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, लोगों को कपड़े नहीं मिलेंगे, लोगों की एजुकेशन ठप हो जाएगी, गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ सर सेल्स पर, सर सेल्स पर ही तो डिपेंड है। पूरी दुनिया सेल्स पर डिपेंडेंट है। अब लोग सेल्स को बुरा मानते हैं इसलिए क्योंकि सर सेल्स में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको सर इतने रिजेक्शन मिलते हैं, कस्टमर आके मुंह पे बोल के जाता है कि हमको आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना। तो ये रिजेक्शन हैंडल करने की लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। बाकी सर सेल्स सब करना चाहते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ना नहीं सुनना चाहते, है ना सर? अभी हमारे सर आपकी जो एज है, हम किसी को प्रपोज कर रहे होते हैं तो कई बार लड़की मना कर देती है, जी मुझे भाई नहीं है ना पसंद तो ठीक है जी, अब उसको पसंद नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा कि दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, किसी को तो पसंद आएंगे ना। जो हमारे लायक सही पर्सन होगा, अगर हम उसे प्रपोज करेंगे या फिर हम उसके साथ अपने दिल की बात रखेंगे तो डेफिनेटली वो हाँ ही कहेगा ना, अगर उसको और हमारी बॉन्डिंग मैच करती है। तो कस्टमर कुछ खरीदना चाहता है आपके पास, उसकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उसने खरीद लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये फ़ोन लेना है, तो अगर किसी के पास फ़ोन है, किसी दुकान वाले के पास किसी कंपनी ने फ़ोन बनाया है, सैमसंग ने, एप्पल ने फ़ोन बनाया है, मुझे ज़रूरत है, मैं गया, मैंने कहा जी मुझे फ़ोन चाहिए, उसने कहा सर ये इसके फीचर्स हैं, ये इसकी सारी चीज़ें हैं, इतने रुपए का है, मैंने पैसे दिए, मैं लेके आ गया। तो हम्म। यानी कि आप जब बेच रहे हो ना तो आप बहुत भलाई का काम कर रहे हो। हम्म। चेतन जी आज आप अगर आप अन्न किसी को बेच रहे हो या फिर आप कपड़े बेच रहे हो, आज किसान अगर गेहूं उगा के मार्केट के अंदर गेहूं बेच रहा है, धान बेच रहा है, वो मक्का बेच रहा है, वो ज्वार बाजरा बेच रहा है, वो चावल बेच रहा है, तो सर अगर वो नहीं बेचेगा ना, लोग भूखे मर जाएंगे। फैक्ट्रियों ने अगर कपड़े बनाना बंद कर दिया तो जैसे हम आदिवासी के टाइम पे थे, पत्ते उत्ते पहने ओढ़ के घूमना पड़ेगा हमको। अगर लोग कार बनाना बंद कर दें, ये प्लेन बनाना बंद कर दें, तो हमको सर बैलगाड़ी लेके घूमना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सर यही है कि सेल्स को लोगों ने गलत इसलिए माना है क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। रिजेक्शन अगर हैंडल कर लेगा इंसान तो सर फिर उससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है ना। बट हाँ, सेल्स में सर जिसने रिजेक्शन झेल ली है वो सर मतलब वो गेम चेंज करेगा, और जो टिक रहेगा वही करेगा गेम चेंज। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने किया फिर भग गए, तो वो नहीं होना चाहिए। सेल्स एक बहुत टिक रहने वाला काम है, और आप फील्ड में निकल के सीखते हो। मैंने सर तकरीबन तकरीबन 10,000 लोगों से कॉल पे बात की है, 10,000 लोगों से। मेरा मुंह थक जाया करता था, गला दर्द हो जा है ना, हो जाया करता था, मैं बोल नहीं पाता था। तो और मतलब इस लेवल की मैंने लोगों के साथ बातचीत की इन 5 सालों के अंदर। और हमने जब परसों हमने शीट खोल के देखी जिसमें मैंने बात की है, तो 10,000 से ज़्यादा लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, और 10,000 लोग सर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कई बार तो मैंने ऐसे पर्सनली बात की है, कई बार हमने ग्रुप मीटिंग में बात की है जिसमें 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग होते थे। तो सर इस तरीके से हमने काम किया, तो टोटल अब तक हम जूम कॉल मिला के और पर्सनल कॉल मिला के मैं पर्सनली 10,000 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो 10,000 सर जब हमने लोगों से बात की तब जाके हम 5 करोड़ का रेवेन्यू कर पाए। तो सर मतलब रिजेक्शन, फेलियर, कस्टमर मना कर देता है, पैसे नहीं देता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं। आप सही कस्टमर तक पहुंचोगे, उनका समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो खरीदते हैं। तो सर सेल्स का नियम ही यही है, आप 10 के पास जाओगे तो आपको 3 4 5 लोग ही आपको साथ बिजनेस करेंगे, आपके है ना जो है सेल्स या सर्विस को खरीदेंगे, या फिर है ना बाकी सारे लोग आपको मना कर देंगे। तो सर नियम है, तो जो इस नियम को समझ गया तो डेफिनेटली वो अच्छा काम कर सकता है। और अगर आप सही कस्टमर तक पहुंच गए तो डेफिनेटली आप अच्छा बेच भी पाओगे। Top three skills every salesperson must master. टॉप 3 स्किल्स एवरी सेल्स पर्सन के अंदर अगर होनी चाहिए सर, पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है ड्रेसिंग सेंस की स्किल्स, और तीसरा है बेचने की कला, यानी कि सेल्स की स्किल्स। अगर ये 3 कला आपके पास है, अच्छा बोल पाते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और आपको बेचने की कला आती है, तो सर आप मतलब सेल्स पर्सन वो कमाल कर देगा अपने इंडस्ट्री के अंदर, या फिर वो अपने जहाँ भी वो काम करता है वो कमाल कर देगा। बस उसको बात करना आना चाहिए, और उसका पहनावा कैसा होना चाहिए ये उसे पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार लेने जाते हो, अब 2 तरीके के लोग हैं। एक बिल्कुल उसने जी सिंपल सी फॉर्मल शर्ट पहनी हुई है और हाफ बाजू करके वो आ गया आपके पास, है ना, हाफ टी शर्ट उसने पहनी हुई है, और साथ में नॉर्मल से उसने जो है ना जूते पहने हुए हैं बढ़िया डिजाइन वाले। वो कहता है हाँ जी बताओ सर क्या चाहिए है ना आपको।
तो हम शायद एक पल के लिए बचना चाहेंगे उससे, क्योंकि वो हमें लगता नहीं है कि ये सेल्स का आदमी है, या फिर इस शोरूम में काम करता है, या फिर ये कार बेचने वाला आदमी है, या फिर इस है ना जो शोरूम के अंदर आदमी हो, लगता है कि शायद ये कौन आ गया ना। लेकिन अगर एक ऐसा आदमी आए जिसने बढ़िया अपना टाई वगैरह पहनी हो, बढ़िया सूट बूट में आया हो, और बड़े प्यार से आपसे पूछता हो कि सर बताइए आपको कौन सी गाड़ी देखनी है, क्या फीचर आपको जानने हैं, है ना आपकी सर जो है नीड क्या है, डिमांड क्या है सर आपकी, किस प्राइस के अंदर आप कार देख रहे हैं, और है ना किस बजट, कितना बजट आपका है, और कितनी सर फैमिली आपकी बड़ी है, कितने सीटर आपको गाड़ी चाहिए, है ना गाड़ी में आपको कौन सा इंजन चाहिए, और साथ में कौन मतलब आपको बेस मॉडल चाहिए, टॉप मॉडल चाहिए, मिड मॉडल चाहिए, कौन सा आप है ना जो है इसका वेरिएंट देख रहे हैं। तो सर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहां पर जब हम उसे देखेंगे ना, लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं सही आदमी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और सही इंसान के साथ बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ सर वो है बेचने की कला। अगर उसे बेचना आता है ना, वो कस्टमर के नीड को समझ गया, वो उसकी बातों को समझ गया, उसने उसको कनेक्ट कर लिया अपने साथ, वो उसको हर चीज़ बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है उसको, जी दी ऐसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सर ये है ये है ये है ये है ये है, और इतना प्राइस ये, इतना प्राइस ये, उसको एक एक डिटेल उसको बता रहा है, तो डेफिनेटली वो मतलब सेल्स पर्सन वो मतलब आग लगा देगा। और सर मैंने यही किया है, मैंने इन तीन स्किल्स के ऊपर काम किया है, तो मैं इससे मुझे बहुत अच्छा जो रिजल्ट मिला है। बाकी सर और लोगों को और भी कुछ करके मिलता होगा तो डेफिनेटली वो उसको भी करें, लेकिन इन तीन स्किल्स को जरूर सीखें। हम्म। अब सर न्यू कस्टमर्स के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं सर? सर देखिए ना, कभी भी इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो हमारे मतलब हमारे जो होते हैं सर, वो 80% से जो क्लाइंट होते हैं वो नहीं होते हैं हमेशा। 20% क्लाइंट या तो वो दोबारा हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, 20% ही होते हैं, बाकी 80% नहीं होते हैं हमेशा। क्योंकि कस्टमर का जो रिटेंशन रेट होता है वो हमेशा कमी होता है, कस्टमर बार बार घूम के नहीं आता हमारे पास, है ना, कई बार कम आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा जो सर 80% जो हमारे साथ कस्टमर आते हैं नए, तो सर देखिए, जब भी वो कस्टमर खरीदने आता है ना, अगर पहली बार आता है सर, नए होता है, वो भले ही उसके बारे में उसको पता हो कि जी मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, बट हमारे लिए नया होता है ना वो, हमारे लिए तो नहीं होता है। तो जो भी सर नया कस्टमर आता है, जब वो आता है आपके पास, तो उससे आप अच्छे से बात करें, उसको आप चाय पानी के लिए पूछें, उससे आप उसकी डिमांड पूछें, उसको आप अच्छा कस्टमर सपोर्ट दें, आप उसको अच्छा सेल्स पर्सन का सपोर्ट दें, उसी के साथ साथ आप उससे अच्छी कम्युनिकेशन रखें, आप उसके टच में रहें, उसका फॉलोअप करें, उसके साथ कंटेंट मार्केटिंग करें, उसी के साथ साथ उसकी इन्फॉर्मेशन लें, फ़ोन नंबर लें, ईमेल आईडी लें, उसको रेगुलरली आप ईमेल भेजें, व्हाट्सएप पे उसको आप डिटेल भेजें, कभी कभी कॉल कर लें, और जिन कस्टमर ने आपसे खरीद लिया है उनसे पूछें कि आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन सर जो नया कस्टमर आएगा सर, उसके लिए साथ आपको हमेशा बहुत प्रेम से जो है रहना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैं जब गाड़ी देख रहा हूँ, या फिर मैं घर के लिए सोफ़ा देख रहा हूँ, या फिर अपने लिए मैं फ़ोन खरीदने गया हूँ या कपड़े खरीदने गया हूँ, तो सामने वाला पर्सन मुझसे किस तरह का व्यवहार कर रहा है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि इस शोरूम में मुझे दोबारा कभी आना है या नहीं आना है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक शोरूम से कपड़े तो मैंने ले लिए, लेकिन दोबारा कभी घूम के वहां नहीं गया मैं, भले ही उनके कपड़े अच्छे थे, दूसरे आउटलेट पे गया जहां पर अच्छा व्यवहार मुझसे मेरे साथ किया गया था, ओनर के द्वारा या फिर जो सेल्स पर्सन है उनके द्वारा। तो आपकी अगर टीम है, आपके अगर सेल्स पर्सन है, या फिर आप खुद भी सेल्स में हो, तो आप इस बात का बड़ा ध्यान रखो, आपके घर में तबाही मची हो, महाभारत हो रही हो, कस्टमर के साथ हमेशा मुस्कुरा के मिलो, अच्छे से हाथ मिलाओ, उसको पानी के लिए पूछो, उसको कॉफी के लिए पूछो, है ना, उसको आप पूछो कि सर आप है ना किस बजट में क्या देख रहे हैं, आपका बजट क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे पास अगर वो होगा तो डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से सर ये सेल्स बहुत बड़ा सर एक ब्रॉड चैप्टर है, और ये बहुत समय लगता है सर सीखने में। तो डेफिनेटली सर जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जो है लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहेंगे। क्या बात है, सुपर सर। सो आपका फेवरेट सेल्स टेक्निक क्या है सर? सर देखिए, सेल्स में ना कोई टेक्निक परमानेंट नहीं होती। हम्म। आप देखते होंगे सर, सेल्स में कितनी किताबें लिखी गई हैं, हम्म। कितने ट्रेनर हैं सेल्स के, कितने कोच हैं, कितने कोर्सेज हैं, कितने इवेंट होते हैं सेल्स के ऊपर कि जी हम आपके सेल्स को 10 गुना कर देंगे, कैसे करोगे? उनके बाद जो स्किल्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी लोगों को सेल्स सिखाता हूँ तो मैं भी कहता हूँ जी देखो हमने ये किया तो आप भी ये कर लोगे हमारी तरह। बट एक्चुअल में जब भी आप किसी भी सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोच हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, या फिर आप कोई शॉपकीपर हैं, है ना, फॉर एग्जांपल आप कार बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, राशन बेचते हैं, आप फ़ोन बेचते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, है ना, आप हार्डवेयर की आपकी शॉप है, तो सर हर जगह अलग अलग टेक्निक यूज़ होती हैं, एक ही टेक्निक हर जगह यूज़ नहीं होती है। अगर सर मेरी कोई टेक्निक है, आज मेरे लिए अगर काम कर रही है एज अ कोचिंग फील्ड के अंदर, और से है ना मतलब इस ट्रेनिंग फील्ड के अंदर, तो वो सर अगर आपकी कोई शॉप है सर, वहाँ पर काम नहीं करेगी वो, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर अलग आ रहा है, यहाँ पर कस्टमर अलग आ रहा है।
तो मैं सारे सेल्स के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप सेल्स कर रहे हो, मैंने सर इस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है अपनी संघर्ष से सफलता की ओर के अंदर, कि अपने फील्ड के बारे में जानो कि कैसे काम किया जाता है उस फील्ड के अंदर। कार हम्म, बेचने की टेक्निक अलग है, इंश्योरेंस बेचने की टेक्निक अलग है, कपड़े बेचने की टेक्निक अलग है, जहाज बेचने की टेक्निक अलग है, क्योंकि कस्टमर अलग अलग आ रहा है, एक कस्टमर तो आ नहीं रहा आपके पास। तो टेक्निक में मत फंसो कि जी राजेंद्र सिंह रावत ने कोई बता दिया तो हमारे लिए काम करेगी, लेकिन हाँ कुछ टेक्निक ऐसी होती है जो यूनिवर्सल होती है। कस्टमर के साथ व्यवहार यूनिवर्सल है। हम्म, कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि जी मेरे साथ कोई बैड व्यवहार करे। हम हर कोई कस्टमर चाहता है कि जब मैं किसी शोरूम में जा रहा हूँ तो मुझे चाय पानी के लिए पूछा जाए, मुझे पानी की बोतल दे दी जाए, मुझे चाय कॉफ़ी के लिए पूछ लें, मुझसे अच्छे से हाथ मिला लें, अच्छे से ग्रीट कर लें। जब मैं है ना उनसे कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे अच्छे से बता दें, कहीं पे मुझे कोई समस्या आ गई तो मुझे गाइड कर दें। ये यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल है। बट कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जो आपके फील्ड के अंदर अलग होती हैं। हम्म, कार बेचने वाला मेरे पास अगर आएगा तो शायद मैं उसको किसी अलग टेक्निक से उसको मैं अपनी और आकर्षित करने का प्रयास करूंगा, उसको मैं अलग टेक्निक से बेचने का प्रयास करूंगा। लेकिन कार वाले के पास कार लेने जाएगा तो कार वाला उसको अलग तरीके से हैंडल करेगा। कहेगा सर डिस्काउंट है सर, आपको हम एसेसरी फ्री दे देंगे सर, इसमें इतना है ना, इतने टाइम का इंश्योरेंस फ्री है, इसकी मेंटेनेंस है, इतने टाइम तक सर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सर आपको ये गाड़ी में इतना ऑफर मिल रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अलग तरीके से बेचेगा। हमारे पास आएगा, हम बोलेंगे सर देखिए हम आपकी स्किल्स को एनहेंस करेंगे और साथ में हम आपको ये स्किल सिखाएंगे जिससे आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, जिससे आप ये कर लेंगे। तो हम उसको अलग तरीके से बताएंगे। तो सर टेक्निक हर फील्ड की अलग अलग होती है, अपने फील्ड की टेक्निक आप ढूंढो। लेकिन कुछ यूनिवर्सल जो टेक्निक्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, उसी के साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग हो गया। वैसे हम इसको जो है सिखाते भी हैं, वीडियो सेल्स नाम से मेरा प्रोग्राम है। तो मैं आपको हम्म, एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप उसको लगा दीजिएगा। तो कई लोग जिनको सीखना होगा वीडियो सेल्स की, वीडियोस के थ्रू कैसे बेचा जाता है, पॉडकास्ट फॉर बिजनेस, पॉडकास्ट के थ्रू कैसे बेचा जाता है। तो ये सर अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो है ना, लेकिन ये यूनिवर्सल है। हम्म। जो आपको बता रहा हूँ वीडियो सेल्स, पॉडकास्ट फॉर बिजनेस, ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए काम करती हैं, तो ये सबको सीखनी चाहिए। और सर जो आपने बताया मैं उसका आंसर आपको मैंने शायद अच्छे तरीके से दिया है, जिससे आप सेटिस्फाई होंगे। सुपर ऑसम सर, फैंटास्टिक। सो क्या प्रोसेस है सर? नो इनटू यस, माइंडसेट चेंज। माइंडसेट सर किसका, कस्टमर का या हमारा? या हमारा बिजनेस पॉइंट। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए? ठीक है। सर देखिए, बिजनेस का माइंडसेट एक ही होना चाहिए। वो यही है कि अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा जुनून है कि यार मुझे ये तो करना है जिंदगी में, मतलब मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, जैसे सर मैं हूँ, तो मुझे स्टेज पे चढ़ के बोलना बहुत पसंद है, मुझे कस्टमर के साथ बात करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को सिखाना बहुत पसंद है, और मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा पसंद है। तो सर ये माइंडसेट है मेरा। तो बिजनेस के अंदर हर किसी का माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। कई लोग क्या आते हैं जी पैसा कमाएंगे, अब देखते हैं ना, अब आजकल सोशल मीडिया पे फाउंडर्स, को फाउंडर्स, सीईओ आते हैं और बिजनेस उन्होंने कहा जी बस अब तो हमको इलॉन मस्क ही बनना है ना। भले ही वो मतलब वो अपने 8 महीने से उसने बिजली का रेंट जमा नहीं करा होगा या उसका जो है बिल नहीं दिया होगा बिजली का, बट उसे बनना इलॉन मस्क है। ऐसा नहीं होता। जिंदगी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड उनके लिए है जिनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं कुछ वायरस है, कुछ फॉल्ट है। हम्म, अगर आप बिजनेस करने आते हो भाई साहब, बिजनेस करना आसान नहीं होता। जो भी लोग कहते हैं बिजनेस कर लो, 9 to 5 की जॉब छोड़ दो, मैं आपको बता दूं हालत खराब हो जाती है बिजनेस करने में, है ना। जब आपकी वेबसाइट पे दिक्कत आती है, आपके ऐप में दिक्कत आती है, आपके इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, आपके है ना सिविल में दिक्कत आती है, आपको बैंक लोन नहीं देता, है ना, बैंक जो है आपको लोन आप ले लेते हो आपको परेशान करता है, आपकी सेल्स नहीं होती, आप टीम की सैलरी नहीं दे पाते, आप ऑफिस का रेंट नहीं दे पाते। इतना आसान नहीं है बिजनेस करना। लेकिन उसके लिए आसान है जो छोटे से शुरुआत करता है। मैंने सर 25,000 रुपये से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल से। मैंने 25 से लगाया ना, बट उस 2.5 साल के अंदर मैंने इतना कुछ सीख लिया कि आज मैं खुद का काम भी कर पा रहा हूँ। तो बिजनेस वालों का जो माइंडसेट होता है और जो होना चाहिए, ऐसा नहीं सर मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, नहीं कमाता सर। मैं जितना मैं कमाता हूँ या तो टीम की सैलरी चली जाती है ना, हमारा ऑफिस का रेंट चले जाता है, और है ना कुछ मेरा खर्चा निकल जाता है। तो लेकिन मुझे जो पैशन है वो पैशन मेरा फॉलो हो रहा है। पैशन हम्म, के साथ मैंने प्रोफेशन को अटैच कर दिया। मैंने किताब के अंदर में लिखा है वही करो जिसमें मन है। तो बिजनेस जब आप करने आ रहे हो तो आप पैशन के साथ आओ। फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास कोई आज बहुत अच्छा आइडिया, फॉर एग्जाम्पल सर आप इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेते हो, आपने कहा जी मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं राजेंद्र जी को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, या फिर मैं किसी और को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अगर राजेंद्र जी ने इंग्लिश सीख ली तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे, जी ये देखो वो लड़का तो इंग्लिश बोलता है। तो आपका अगर पर्पस है तो आप सिर्फ फिर जब सिखाने उतरोगे ना तो फिर आप ये देखोगे कि पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आपको पता है पैसा तो आपके पीछे अपने आप आएगा।
जब जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो। बट ये जब आप समझ जाते हो बिजनेस के अंदर कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है, तो पीछे पीछे अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं, टीम भी मिल जाती है, पैसे भी आने लग जाते हैं, ऑफिस भी मिल जाता है ना। फिर आप वेबसाइट बनाना भी सीख लोगे, आप ऐप भी बना लोगे, आप है ना, आप ई कॉमर्स भी सीख लोगे, सारी चीजें कर लोगे आप। लेकिन कब? जब जुनून होगा। केवल पैसा कमाने आ रहे हो, 4 दिन करोगे, 5 दिन भाग जाओगे, अपने माँ बाप का पैसा भी डुबाओगे या फिर अपनी सेविंग मनी भी डुबाओगे। तो इससे अच्छा ऐसा है, ऐसी किसी कंपनी में काम कर लो जहां पर बिजनेस के बारे में समझ लो, जान लो, सीख लो, वहां पर अपने आप को रगड़ो, उसके बाद जाके आना। बिजनेस के अंदर आपको सेल्स सीखनी होगी, मार्केटिंग सीखनी होगी, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऐप के ऊपर काम करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज, ई कॉमर्स, है ना, ऑटोमेशन, टीम की सैलरी, ऑफिस का रेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, तब जाके कहीं ना कहीं आप बिजनेसमैन कहलाए जाओगे। तब हाँ। जाके सर सारी चीजें होंगी। तो माइंडसेट ये होना चाहिए, मुझे आना है जुनून के साथ। फिर सर आप अपने आप सीख लोगे, क्योंकि सीखना तो फिर आपके लिए जुनून बन जाएगा, जी मुझे तो करना है अब काम, मैं तो सीखूंगा, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। Hmm. Right. So, what emotions do people usually buy with customers, and how do you tap into those emotions? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर किस इमोशन के साथ खरीदना पसंद करता है। मैं सर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सेल्स ना हमेशा होप पे की जाती है, और कस्टमर हमेशा होप पे खरीदता है किसी भी चीज को। एग्जांपल देता हूँ। आपने सर लैपटॉप लिया था, क्यों लिया था आपने लैपटॉप? मेरा आपसे सवाल है। हाँ, मीटिंग्स के लिए और ऑनलाइन टाइम था मेरे हम्म। कॉलेज और पॉडकास्ट के लिए एक लैपटॉप। ओके। तो आपने अपने पढ़ाई के लिए, पॉडकास्ट के लिए और ऑनलाइन चीजें सीखने के लिए आपने खरीदा। तो आपने खरीद लिया इन चीजों के लिए। अब इन जो 3 पॉइंट आपने मुझे बताया कि मैंने ऑनलाइन पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए खरीदा, तो पॉडकास्ट के लिए आपने क्यों खरीदा? पॉडकास्ट से आपको क्या उम्मीद है? मेरा पैशन था द दूसरे कोचेस और सेलिब्रिटीज के साथ कॉन्वर्जेशन हम्म। और लर्निंग के लिए। तो सर एक उम्मीद थी ना कि अगर मैं लैपटॉप लूंगा तो फिर पॉडकास्ट करूंगा, पॉडकास्ट करूंगा तो व्यूज आएंगे, या फिर लोगों से मिलूंगा, मैं बातचीत करूंगा, तब आपने लैपटॉप खरीदा ना सर। तो उम्मीद थी ना आपको कि मैं कर लूंगा, एक होप थी ना कि हाँ शायद ये हो जाएगा, और हाँ। आज आप कर भी रहे हो। सर सेल्स का नियम ही यही है। हर इंसान आज, मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था, हर इंसान आज होप के साथ खरीदना चाहता है, इमोशंस जुड़े हुए हैं कि अगर आज मैं एप्पल का फोन ले लूंगा तो मेरा सोशल स्टेटस बूम हो जाएगा, लोग मुझे अमीर समझेंगे, है ना। और मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि एप्पल के अंदर कितने फीचर्स हैं। मैंने से एप्पल का फ़ोन ले रखा है, ये पिछले 4 साल से जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको ढंग से यूज़ नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी बॉडी कौन से मटेरियल से बनी हुई है, कैमरा उसमें कौन सा इस्तेमाल किया गया है, इसमें है ना जो इसका इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना बढ़िया है। मैंने किस उम्मीद में खरीदा था कि सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। अगर मैं हम्म। लूंगा तो मेरा स्टेटस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे कोच की वो है ना, जितने भी जो है कोचेज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबके पास एप्पल का फ़ोन है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं औहदा बढ़ जाएगा। अगर मैं मर्सिडीज लूंगा तो मेरा औहदा भी बढ़ेगा, मेरा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। और सर गलत कुछ नहीं है, मेटलिस्टिक है दुनिया, आपको लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपका प्रवचन सुनने तब तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं। हम्म। आप बहुत ज्ञानी हो लेकिन आपके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो लोग आपको आज के समय में महत्व नहीं देंगे। पुराने समय में ज्ञानियों की, ऋषियों की बहुत वैल्यू होती थी, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन अपना जो है ना यापन करते थे। लेकिन अगर आप आज के समय में देखोगे, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी में घूमते हैं, उनके भी प्राइवेट अपने पास जेट हैं, उनके पास भी लाखों के वो जो है ना, अपने महंगे शूट पहनते हैं, महंगी घड़ियां उनके पास। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान कुछ भी खरीदता है तो वो होप के आश्रय से ही खरीदता है। और जब भी कोई सेल्समैन किसी कस्टमर को बेचता है तो वो उसको होप ही बेचता है कि सर आप ये गाड़ी ले लीजिए, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी, इतना इसका अच्छा इंजन है, इतनी अच्छी सेफ्टी है, इसमें इतने एयरबैग हैं, इसके ये फीचर है, आप ये फोन लोगे, आप ये कोर्स लोगे। मैं भी अगर किसी को कुछ बेचता हूँ तो मैं कहता हूँ सर अगर आप हमसे ये कोर्स बाय करोगे या हमसे अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाओगे तो हम आपके सेल्स को बढ़ा देंगे, उम्मीद, होप। हम्म। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें उस होप में उतरना भी है ना। अच्छा, अगर हमको एप्पल ने फोन दिया है तो उसने हमारी उम्मीद पर खरा उतरा है वो, कि जी मैंने आपको फोन दिया है, बढ़िया फोन है मेरा। तो उसने जो आपसे ट्रांजैक्शन की है, आपने उसके साथ जो आपने उससे 1-1.5 लाख रुपए लिए हैं, मतलब आपने जो दिए हैं उनको, तो उसने उस वैल्यू का आपको फोन भी दिया है ना सर। तो कहने का मतलब यही है कि सेल्स हमेशा होप पर की जाती है। अगर आप किसी कस्टमर की होप को समझ जाते हो कि वो किस वजह से खरीद रहा है,
उसकी वजह यह है कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी वो उसका इंटरनल बैकएंड में जो उसका है, मतलब उम्मीद की भी उम्मीद चेक करने की क्यों खरीद रहा है। हम्म, और वो कस्टमर बातचीत में बता देगा आपको। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर आया और उसने कहा जी मुझे ना फॉर एग्जांपल मुझे सर आपसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है या मुझे आपसे गाड़ी खरीदनी है। आप मुझे को ठीक है सर क्यों करनी है आपको, वो बताएगा सर मुझे ना ये अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, मुझे अपनी सेल्स पे काम करना है, मार्केटिंग पे है ना स्किल पे काम करना है, या फिर मुझे कार चाहिए तो मुझे जी है ना मतलब डे टू डे लाइफ में मुझे अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, मेरी फैमिली सेफ रहे। तो फिर आप उससे पूछोगे सर आप क्यों चाहते हो कि आपकी फैमिली सेफ रहे, क्यों चाहते हो कि आप एक कोर्स कर लो। फिर हम्म, बताएगा जी देखो जी सर मैं अपनी अपने इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाऊंगा, तो है ना कहीं लोगों के अंदर अच्छा इंप्रेशन आएगा, कस्टमर के ऊपर अच्छा है ना अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। मैं अगर कार लूंगा तो मेरे रिलेटिव्स में थोड़ी मेरी हैसियत बढ़ जाएगी, मैं है ना जो मेरे रिश्तेदार हैं वो थोड़ा मेरी है ना थोड़ा मेरी वैल्यू करना सीख जाएंगे, और लोग समझेंगे कि ये पैसे वाला है, पैसे कमा रहा है, तरक्की कर रहा है, थोड़ा सा लोगों के अंदर है ना मेरे प्रति थोड़ा सम्मान का भाव आएगा। तो ये उम्मीद ही तो है, होप ही तो है, हम्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सेल्स इट्स ऑल अबाउट होप। होप के ही चक्कर से सेल्स होती है और दुनिया खरीदती है। अब इसको कोई कुछ भी कहे, कोई इसको समझे ना समझे, किसी ने अगर किसी की उम्मीद को जगाना सीख लिया और उम्मीद को पकड़ना सीख लिया और उसकी होप को मतलब समझ के उसके हिसाब से उसको अगर प्रोडक्ट दिया तो डेफिनेटली वो गेम चेंज कर देगा। हम्म। आपका क्लोजिंग टेक्निक क्या है सर, सेल्स में? सर मैंने आपसे भी कहा था ना कि क्लोजिंग सर को टेक्निक होती नहीं है एक्चुअल में। जो टेक्निक सर काम में आ जाए वो टेक्निक है। अगर हर समय आप ध्यान रखो कि जी मुझे कस्टमर से आई कांटेक्ट करना है, कस्टमर से मुझे बड़े प्रेम से बात करना है, सर हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कस्टमर को इमोशंस के साथ समझाना पड़ता है, सर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं सर हूँ आपके साथ, टेंशन मत लो, आपकी समस्या मैं सॉल्व करूंगा। उसके हाथ हाथ रख के उसको बताना पड़ता है सर कोई बात नहीं मैं हूँ आपके साथ ना। कई बार कस्टमर को बोलना ठीक है सर आप आए हो, सर ये प्रोडक्ट है ये सर्विसेज हैं, ये आपकी ये हेल्प करेगा, कस्टमर खरीद के निकल जाता है। तो कई बार सर कस्टमर कुछ हॉट कस्टमर आते हैं, कुछ वार्म कस्टमर आते हैं, कुछ कोल्ड कस्टमर आते हैं। तो एक प्रोसेस है। हर कस्टमर का जो स्टेज है, हर कस्टमर की जो मेंटेलिटी है वो अलग अलग है। अगर एक कोल्ड कस्टमर है तो वो अभी केवल जानने आया है, कोई वार्म कस्टमर है तो वो खरीदने की सोच रहा है, पैसे उसके पास है बट वो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। जो वार्म कस्टमर है, ओ सॉरी जो हॉट कस्टमर है, उसका पैसा पड़ा है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसने कहा जी मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे पास पैसे पड़े हैं बताओ कितने का है, उन्होंने कहा जी इतने का है। और उसने कहा सर ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या फिर इसके अंदर ये फीचर है, ये टेक्निकल है ना, ये इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें डील पकड़ो जी पैसे। तो हॉट कस्टमर ऐसे भी आते हैं, कुछ अब मुंह के सामने बोलते हैं सर पैसे पकड़ो मेरे को बताओ कैसे आप करोगे। वो पहले पैसे दे देंगे, वो पूछेंगे मेरे सर आप क्या करने वाले हो, वो पहले दे देंगे सर मुझे खरीदना है, आपके पास प्रोडक्ट है मैंने सुना है इसके बारे में, आप सर बताओ मेरी एक हेल्प कैसे करोगे। वो पैसा आपको तुरंत टेबल पर रख के दे देगा। कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं सर हम बताएंगे सोचेंगे देखेंगे। तो सर अलग अलग टेक्निक्स हैं, और हर टेक्निक के ऊपर अलग अलग बातचीत हो सकती है, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, बट ये है कि कस्टमर के साथ जुड़ाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी कस्टमर प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, पहले वो सेल्समैन को खरीदता है। मैंने सर जब कार खरीदी मैंने, तो मैं कई शोरूम में गया, हमारे नियर बाय जो शोरूम थे, जो मुझे कार पसंद थी मैंने वो कार नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि सेल्स पर्सन ने अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया, इतना खराब मेरा एक्सपीरियंस रहा कि दोबारा मैंने कहा जी इस कंपनी की मैं गाड़ी खरीदूंगा नहीं, या इस शोरूम से नहीं खरीदूंगा। जबकि गलती कंपनी की नहीं थी, उस सेल्समैन की थी। तो मैंने दूसरे शोरूम में गया तो उसने इतना अच्छा व्यवहार मेरे मेरे साथ किया, सेल्समैन ने इतना जुड़ाव महसूस हो गया, मुझे लगा कि मेरा भाई है। इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना बेहतरीन तरीके से उसने मुझे समझाया। मैंने कहा अगर मैंने इसकी गाड़ी इसके वहां से मैंने गाड़ी नहीं खरीदी तो मैं पाप करूंगा, मतलब मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा फिर। इसने मुझे इतना प्रेम दे दिया, इतना गाइड कर दिया कि अब मुझे यही गाड़ी खरीदनी है, जो होगा देखा जाएगा, कंपनी को बाद में देख लेंगे। तो सर कई बार क्या होता है कि लोग आपको खरीदते हैं, कई बार लोग फेवरेट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बिकॉज ऑफ सेल्समैन। तो सर टेक्निक तो सेल्समैन के पास होनी चाहिए, और सेल्समैन ही बिकता है सबसे पहले, तभी जाके कंपनी आगे भी बढ़ती है। हम्म। जी। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर सोशल मीडिया ऑडियंस इनटू एक्चुअल बायर्स? सर देखिए यही ना वीडियो सेल्स और पॉडकास्ट और बिजनेस के अंदर मैंने सिखाया है। वैसे 5 घंटे का कोर्स है, और एक कोर्स हमारा 2.5 घंटे का है, जो है पॉडकास्ट फॉर बिजनेस। तो इसके अंदर मैंने यही सिखाया है कि सोशल मीडिया के, अब सर फॉर एग्जाम्पल आज सर मैं सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ नहीं करता कि मेरी फैन फॉलोइंग हो जाए, मुझे यूट्यूब से इतने पैसे मिल जाए, करोड़ों कमा लूंगा। सर यूट्यूब से हमारा जितना रेवेन्यू है ना वो हमारे टोटल रेवेन्यू का मतलब वो 2% भी नहीं है। इतना हम्म, कम पैसा मिलता है वहां से। और वो हमारे एक पॉडकास्ट मतलब शूट भी नहीं कर पाते उसमें हम, 10 से 15 हज़ार रुपये एक पॉडकास्ट को रेडी करने में हमारी कॉस्ट चली जाती है, ट्रैवल हटा देंगे तो। अगर हम्म, देखेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये हमारी कॉस्ट चली जाती है। लेकिन हमारा उतना भी नहीं निकलता, लेकिन हम उसको कर किस लिए रहे हैं? हमारा काम तो बेचना है, हमें तो पता है ना कैसे बेचा जाता है।
सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया की ऑडियंस को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उन्हें एजुकेट करो, उनकी हेल्प करो, उन्हें गाइड करो, उनको उनके भविष्य के बारे में बताओ, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताओ, और एंड में आप 20 से 25 सेकंड अपना प्रोडक्ट बेचो। क्योंकि सोशल मीडिया में ट्रस्ट का ग्राफ ऐसे होता है, धीरे 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 धीरे, तब जाके ग्राफ जब टॉप पे पहुंचता है तब जाके आपकी सेल्स होती है। स्टार्टिंग में आपसे कोई नहीं खरीदेगा जब आप नए होगे तो, है ना। जब हम कहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक नया कोच हूँ तो एकदम से हमसे भी लोग नहीं खरीदते, बोलते हैं जी हम आपसे भी खरीदे हैं, वो भी तो सामने है ना आपके। तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि जी हम यूनिक क्यों हैं, हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको क्या बेटर दे सकते हैं। तो कहने का सर मतलब यही है कि जब भी आप कोई भी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हो तो टाइम लगता है सर, है ना, इन चीज़ों में। तो एक अलग प्रोसेस है सर ये, बहुत बड़ा। और अगर आप इसको सीखना चाहेंगे तो वीडियो सेल्स और पॉडकास्ट फॉर बिजनेस के हमारे कोर्सेस हैं, आप उनसे सीख सकते हो। और अगर आप सोशल मीडिया की ऑडियंस को कन्वर्ट करना सीखना चाहते हो तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और इस गेम को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, और इसको समझाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और देन आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और टाइम लगेगा। तो बहुत सर बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है। तो डेफिनेटली लोग इसको कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। Yes. So, what advice would you give to someone who wants to master sales but feels shy or afraid? सर फील्ड में निकलो रोज, Hmm. आपका सरमाना में निकल जाएगा, आपका डर भी खत्म हो जाएगा, आप कस्टमर को बेहतर समझने में लग जाओगे। जब आप फील्ड में निकल के कस्टमर को रोज समझोगे, रोज आपको जब कस्टमर मना करेगा, जब आप नए कस्टमर से मिलोगे, कहते हैं ना कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता, है ना। दुनिया कहते हैं ना घर वाले कि बाहर निकलो दुनिया देखो, तब जाके पता लगता है दुनियादारी क्या होती है। तो तब जाके पता लगेगा आपको सेल्स क्या होता है, जब आप कस्टमर से रोज मिलोगे, अपने फील्ड में उतरोगे रोज। अब ऐसा नहीं जी मैं कोर्स कर रहा हूँ, है ना, राजेंद्र सिंह रावत जी ने सबको सिखा दिया वीडियो सेल्स में, अब ना तो आप, है ना, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ना आप कस्टमर से बात कर रहे हो, ना आप सीख रहे हो, आप, है ना, सर कह रहे हो कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, अरे होगा कैसे पहले फील्ड में तो उतरो ना, एक्शन लो, चेतन जी, एक्शन लो, काम करो, है ना, तब जाके आपको सेल्स आप मास्टर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्स के प्रिंसिपल पहले समझ लोगे सेल्स में उतरने से पहले, ये भी सर बता दूं मैं आपको, आपके ऑडियंस को, जितने भी लोग अभी हमें इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, अगर आप सेल्स के कुछ प्रिंसिपल, सेल्स में उतरने से पहले, अपने फील्ड में काम करने से पहले, अगर आप रियल एस्टेट में हो, आप किसी भी तरह की, है ना, आप, आपके पास शोरूम है, आप कुछ कपड़े बेचते हो, आप, है ना, कुछ भी बेचते हो आप, अगर आपने उस फील्ड के बारे में पहले समझ लिया कि किस तरह का कस्टमर इसमें आता है और क्या यूज करना चाहिए, टेक्निक क्या यूज होनी चाहिए, तो आप जो सफलता 10 साल में पाने वाले थे वो सफलता आप 4 साल, 5 साल, 6 साल में पालोगे। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले ही पता लग जाएंगी। अगर आज सर आप वीडियोस के माध्यम से बेचना चाहते हो, वीडियो सेल्स आप सीखना चाहते हो, साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो मैंने जो 5 साल लगाए हैं, 5 साल का अनुभव मैं आपको आज दे दूंगा 5 घंटे के अंदर, तो आपके 5 साल तो बच गए ना। इसलिए कहते हैं कि भैया भाई साहब, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। लोग यहाँ पर खर्च ही नहीं करना चाहते, ये तो समस्या है सबसे बड़ी। तो अगर आप खर्च नहीं करना चाहते तो रोज फील्ड में निकलो, धक्के खाओ, ठोकरे खाओ, बहुत अच्छी मास्टर आप सेल्स को कर लोगे बेटर। लगातार अगर आप नया सीखोगे, रोज नया सीखोगे अपने फील्ड के बारे में, तो डेफिनेटली आप गेम चेंज कर सकते हो अपने फील्ड के अंदर। बहुत अच्छा है. Where do you see the future of sales heading in the next 5 years? हाँ सर देखो, सेल्स तो दुनिया से अभी खत्म नहीं होने वाली, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाए, एआई Hmm. एआई का हल्ला हो जाए, सर जो ह्यूमन टच है सर ना, वो मैंने किताबों में लिखा है, ह्यूमन टच तो सर ह्यूमन ही दे सकता है। Hmm. क्या अगर सर बात. आप मुझसे पॉडकास्ट करने आज, आपने हमें अप्रोच किया, तो अगर मैं आज सर बात कर रहा हूँ आपसे, सर मैं फिजिकली आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कोई एआई अवतार आपसे नहीं बात नहीं कर रहा है। और अगर एआई अवतार बात करता, शायद आप इतना टच उससे कभी फील कर ही नहीं पाते। Hmm. Absolutely yes. आज सर बहुत सारे चैटबॉट लोग लगा के रखते हैं ना अपने, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, आप देखोगे किसी वेबसाइट में, है ना, किसी एप्लीकेशन में चैटबॉट होते हैं कि जी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तो चैटबॉट से लोग पूछते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, अच्छी बात ये होती है कि आपकी टीम का खर्चा कम हो जाता है, बहुत सारे काम आपका एआई कर देता है, मतलब एआई आपकी हेल्प कर सकता है सेल्स में, Hmm. बट प्रॉपर पूरा कंट्रोल सेल्स का एआई नहीं ले सकता। Hmm. तो 5 साल हो या 50 साल हो, सेल्स हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। टेक्निक बदल जाएंगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, लेकिन बेचने के लिए तो एक इंसान का जो टच होता है ना सर, जो टच, जो सर वो बात करके जब, क्योंकि सर देखो ना, लोग आज अकेले बन के सिखा रहे हैं। आज सर आप बेंगलुरु में हैं, आपके सर बेंगलुरु में कितने लोग, कितने केसेस निकल के आते हैं, लोग इतने लाखों करोड़ों की सैलरी उनके, लेकिन तब भी, है ना, बेचारे कई बार जो सुसाइड कर लेते हैं, है ना, मतलब हैंडल नहीं कर पाते, इतना प्रेशर है, कोई बात करने वाला नहीं है। बीच में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक आदमी ये लिख रहा है कि मेरा साल का 2 करोड़ का पैकेज है, लेकिन
मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे मुझे जो सुसाइडल है ना, मुझे जो है आत्महत्या करने के जो ख्याल आते हैं। तो जब तक सर इंसान इंसान से बात नहीं करेगा तब तक कभी भी किसी इंसान का स्ट्रेस रिलीज नहीं हो सकता। कितना ही एआई आ जाए, कोई खरीदने के लिए भी वो एक बार पक्का सोचेगा मैं एक बार कम से कम बात तो कर लूँ, क्या पता पीछे से कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई स्कैम करके चला जाए। अगर आपने सर कॉल लगाई किसी कंपनी में, आपने हमारे पास कॉल लगाई और हम आपसे बात कर रहे हो, मेरा एआई चैटबॉट बात कर रहा है कि नमस्कार मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप बोलोगे ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक बार अगर मुझसे किसी सेल्समैन की बात हो जाती तो अच्छा होता। एआई हेल्प कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, बट एआई ही टोटल सेल्स नहीं कर सकता। वो आपको डेटा लेके दे सकता है कि कस्टमर की ये डिमांड है, कस्टमर की है ना जो है उसका जो थॉट प्रोसेस ये है, कस्टमर का पर्सोना ये है, कस्टमर की ये डिमांड है। अब आप कस्टमर से बात करो तो आपकी सेल्स आसान हो जाएगी। हम्म। तो सर अगले 5 साल में मैं सेल्स को देखता हूँ कि जो भी सर सेल्स सीखना चाहता है उसके लिए कभी लेट नहीं होती। जिन लोगों ने है ना 1960 में 70 में 80 में 90 में कभी सेल्स सीखी थी, दुकान खोली थी, कभी बेचना सीखा था, वो आज भी बेच रहे हैं और आगे भी बेचेंगे। तरीके बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी, ऐप आ जाएंगी, है ना। कई बार आपका धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप को इवॉल्व करते जाओगे, अगर आप है ना जैसे अभी टेक्नोलॉजी का पूरा क्षेत्र है, अभी आप बेचने के लिए आपने नए मेथड यूज किए, आप ई कॉमर्स में आ गए, आप एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों को है ना जो है टीच करने लग गए, तो आपने तरीका बदला है ना, लेकिन बेचने का पैटर्न तो वही है ना। कि आप कॉल कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, या आपने जो वेबसाइट बना दी, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने अपना लिख दिया, तो तब भी तो सेल्स, आप डिजिटल सेल्स अगर कर भी रहे हो तब भी आपने मेहनत तो की है। एज अ ह्यूमन बीइंग का तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रोल रहा है ना उसमें। तो सर सेल्स अपने आप में बहुत बड़ी है। लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सेल्स। बट हाँ, लगातार बदलोगे तो लगातार आप अपने सेल्स की स्किल्स को और बेटर बना पाओगे। बट हाँ, भविष्य से बहुत अच्छा है सेल्स का, जो भी सीखना चाहता है डेफिनेटली सीखे, और अलग अलग तरीके की सेल्स सीखे। वो वीडियो सेल्स सीखे, वो ई कॉमर्स सेल्स सीखे, वो डिजिटल सेल्स सीखे, वो एप्लीकेशन बेस्ड सेल्स सीखे, वो फिजिकल सेल्स सीखे, कस्टमर के साथ सामने बैठ के बात कर रहा है उसको समझा रहा है वो सेल्स सीखे, वो फोन कॉल पे है ना कोल्ड कॉलिंग सीखे, या फिर वो है ना कस्टमर से कॉल पे बात करके फोन पे बेचना सीखे। सेल्स सर बहुत प्रकार की होती है ना। डेमो सेल्स होती है ना, रिव्यू सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स सेल्स होती है। तो वो तरह तरह की सेल्स को सीखे और अपने बिजनेस में अप्लाई करते रहे, उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, वो लगातार पैसे कमाता जाएगा। आज जोमेटो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए ना जिन्होंने जो है जो ग्रोसरी वाले थे उनका धंधा चौपट कर दिया। लेकिन अगर ग्रोसरी वाले ने भी अपनी एप्लीकेशन बना दी होती, उसने भी अगर ई कॉमर्स सेल्स सीख ली होती, तो उसके पास भी ऑर्डर ऑनलाइन आ रहे होते। लेकिन अब क्या है कि वो सीखना नहीं चाहते, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज बदल रही है, एआई आ गया है, सारा कस्टमर का डेटा आज हमारे पास आ जाता है। तो उससे क्या हो गया, मतलब जो नहीं बदलेंगे वो खत्म हो जाएंगे मार्केट से। One lesson that you learned from your own journey, sir. एक लेसन वो ये है, कभी हार मत मानो, समय बदल जाता है। ये से मेरे साथ हुआ है। मैंने सर जब भी सोचा कि मुझे जिंदगी में ये करना है और मुझे ये चाहिए, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में भले लेट मिला पर मिल गया। मैं सर 25,000 रुपये के लिए मैं 2 महीने भागा, नहीं मिले, लेकिन अंत में मिल गए ना। जब मैनिफेस्टेशन किया ना, मैं मतलब मैनिफेस्टेशन के तौर पर मैं अपने आप को सोच रहा था कि यार ये दे देता कहीं से कहीं। तो सिग्नल जब आप प्रकृति को भेजते हो तो मदद करती है प्रकृति आपकी, लेकिन कब करेगी, जब आप लगातार फील्ड में टिके रहोगे। 2020 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना दिसंबर से, तो फरवरी मार्च के एंड में ऐसा आ गया था कि अब मैं छोड़ दूंगा, मतलब मैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल का काम भी छोड़ दूंगा। क्योंकि सेल्स आ ही नहीं रही थी, जेब में पैसे ही नहीं थे, कर्ज इतना हो चुका था, मुझे लगा कि अब दोबारा फैक्ट्री में जाके काम कर लूंगा, धीरे धीरे सबका कर्ज उतार दूंगा। लेकिन उम्मीद थी शायद हो जाएगा, और ट्राई करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ट्राई किए जा रहे हो, बदलाव नहीं कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सर जिंदगी नहीं बदल रही है, जिंदगी बदलेगी कैसे, कुछ नया है, कुछ तो इंप्लीमेंट करो, कुछ तो नई चीज़ें लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भेजना है, अब मैं घर घर जाके थोड़ी बेचूंगा लोगों को, सर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लो, अरे चेतन जी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लो। आप बोलोगे यार तुम जाओ यहाँ से, कहाँ मतलब कहाँ आ गए ना मेरे पास, तुम ये मतलब क्या क्या आदमी है ना, तू यार से घर ही घुस गया। लेकिन नहीं, अगर मैं कहूँगा नहीं मुझे करना है, तो शायद मुझे एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी, मुझे अपना कोर्सेज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, मुझे एडवर्टीजमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, और मुझे है ना जो है अपनी वेबसाइट को बेहतर कैसे बनाया जाता है, कैसे मैं बढ़िया एड्स बनाऊं ताकि लोग देखें, वो सीखना होगा। तो अगर मैं सीखता हूँ, लगातार सीखता हूँ, तो डेफिनेटली 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हम भी टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब मैं सीखूं नहीं, मैं अप्लाई ना करूं, मैं उम्मीद भी छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं, मैं बोलूं नहीं जी ये तो होता ही नहीं है, तो शायद आप गलत कर रहे हो अपने साथ।
अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन सर 95% लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता। चार लोग बोलते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ जाता है। मेरा मानना सर ये है, जब आपको क्लैरिटी होती है ना चेतन जी। अब फॉर एग्जाम्पल सर, आपको पॉडकास्ट की पावर पता है, आपको वीडियोस की पावर पता है। अब लोग कितना ही आपको मना करें ना, आप हंसोगे उनके ऊपर है, तुम्हें क्या बता ना, हमें बता ना क्या इससे क्या हो सकता है भविष्य में। आपका हर कॉन्फिडेंस गिरेगा नहीं। दिक्कत कहाँ पे होती है, लोगों को पता नहीं होता कि इसकी पावर है क्या। अब वो किसी चार लोगों की बातें सुन लेते हैं, फिर वो चार बातें लोग समझते हैं, तो उनने कहा जी ये तो शायद ये सही बोल रहे हैं ना। चार लोग बोलते हैं, उन्होंने कहा जी शायद सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप गेम चेंजर कर सकते हो अपनी लाइफ में। Super, sir. So now when we come to the last part of this episode, that will be rapid fire questions. So are you excited, sir, for this round? So let's begin. Cold call or warm lead? सर देखो, कोल्ड कॉल, जब भी कस्टमर आपको पहली बार कॉल करता है ना, तो एक हिसाब से कोल्ड कॉल ही होता है। फिर हम उसे उसे ना फिर हम जो है एक लेवल देते हैं कि अच्छा इसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, तो एक कोल्ड लीड में चले गया। इसने कहा हाँ सर पैसे मेरे पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं मतलब पैसे मेरे पास, मैं एक बार घर में बात कर लेता हूँ, वो वॉर्म में आ गया। एक है सर, हाँ ठीक है समझ में आ गया, कितने की है, इतने की है। सर बताओ है ना कैसे पेमेंट करनी है, चेक देना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर, यूपीआई क्या करना है बताओ ना, मुझे नेट बैंकिंग करना है, क्या करना है। तो ये हॉट लीड होगी। तो कहने का मतलब सर ये है कि ना तो कोल्ड कॉल ना वार्म कॉल, मतलब ना तो सॉरी ना कोल्ड लीड ना हॉट लीड, वो प्रोसेस है एक। वो कोल्ड जो है वो हॉट में भी जाएगा, और जो कभी हॉट था वो कभी कोल्ड में भी था। है ना, तो ऐसा नहीं होता कि कस्टमर पहले बार आपको कॉल के पहले बार में खरीद लिया उसने। वो पहले 10 जगह जाता है, वो बात करता है, समझता है, तब जाके वो एक को डिसाइड करता है कि मुझे इससे ही खरीदना है या फिर मुझे यही ब्रांड की गाड़ी लेनी है। तो है ना सर, तब जाकर डिसाइड करता है वो एकदम से सर, मतलब कोल्ड लीड एकदम से हॉट लीड नहीं बनती। तो ये प्रोसेस प्रोसेस है। Your favorite closing line? मेरी फेवरेट क्लोजिंग लाइन क्या है, मैं आपके साथ हूँ सर, मिलके करते हैं जी। One word that defines a great salesman. जो दूसरों की फीलिंग को समझ सके। Hmm. Your biggest sales strength. पर्सनालिटी। Follow up. One time, three times, or unlimited. फॉलोअप कितनी बार करना चाहिए, डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, और कस्टमर के पास बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, या कस्टमर किस टाइम ड्यूरेशन में इस चीज़ को चाहता है कि हम उनका फॉलोअप लें। तो कभी भी कस्टमर का अगर आप फॉलोअप लें तो उससे टाइम पूछ लें, और फिर उससे आप कॉल करेंगे तो आपको बेटर रिस्पॉन्स करेगा। और कंटेंट मार्केटिंग से उसका फॉलोअप लेते रहें, वो हिडन फॉलोअप होता रहेगा, जो हमने अपने वीडियो सेल्स में सिखा भी रखा है Hmm. जी। Emotion or logic? इमोशन और लॉजिक भी, दिल की भी सुनो दिमाग की भी सुनो। क्योंकि दिल अगर कुछ बोल रहा है तो दिमाग यहाँ पर अगर कुछ आपको बैरियर दे रहा है कि नहीं नहीं रुक जाए, ये नहीं ये करना है, तो उसकी भी सुन लो कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो दोनों लॉजिक भी और इमोशन भी दोनों काम करते हैं। Your go-to sales motivation song. मोटिवेशन सॉन्ग, सर वैसे सॉन्ग तो मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मतलब मुझे बहुत जो होते हैं ना गाने जो थोड़ा सा आपको उठा देते हैं, हाँ, जैसे कर हर मैदान फतेह, तो इस तरह के गाने जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। बट मैं बहुत कम ही सुनता हूँ, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो फिर आपको रोज मोटिवेट होने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। बट हाँ कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाने के लिए मैं सुन लेता हूँ जी। one sales book everyone must read. One is Rajendra sir's book itself. भैया पहले तो आप ये पढ़ लो, आपके सेल्स से लेकर पर्सनालिटी से लेकर पूरी ओवरऑल आपको चेंज कर देगी ये बुक। और उसके लिए सर बहुत धन्यवाद, आपने सम्मान दिया। सेकंड सर, जो बुक मैंने पढ़ी जो सेल्स के ऊपर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, एक सेल्स का मनोविज्ञान के ऊपर एक ब्रांड ट्रेसी जी की किताब है, और शिव खेड़ा जी की किताब है। तो मैंने दो किताब पढ़ी, और मुझे आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ना सेल्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब सर क्या है ना, सेल्स का पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है, डिजिटल सेल्स हो रही है आज के समय में, ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। लेकिन फिजिकल सेल्स का भी अस्तित्व रहेगा। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज आ जाएंगे कि आपको क्या कुछ चेंजेस करना है, तो पढ़ने सबको चाहिए जी। Morning routine, planning or pitching. सर देखो, प्लानिंग तो मेरी ऐसी रहती है कि अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल कल मुझे क्या करना है, तो कल मुझे दिल्ली निकलना है, और फिर मुझे करना है पॉडकास्ट करना है, तो कल मुझे सबसे पहले सुबह उठना है। मैं उठूंगा, मैं अपनी पैकिंग करूंगा और मैं निकल जाऊंगा।
तो प्लानिंग के हिसाब से अगर आप करोगे तो प्लान अगर आप करते हो ना, दिन को बड़ा स्मूथ हो जाता है दिन। नहीं तो फिर आप कभी ये करोगे, कभी ये करोगे, कभी आपने कहा जी पिक्चर देख लेता हूँ, कभी आपने कहा जी कुछ खा लेता हूँ, कभी आपने कहा थोड़ा घूम के आता हूँ। लेकिन अगर आपको प्लान होगा जी आज मुझे 5 काम करने हैं बस। हम्म, फॉर एग्जाम्पल सर, आपने कहा जी आज मैं पहले स्कूल जाऊंगा या फिर कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के बाद घर आऊंगा, घर आने के बाद फिर ट्यूशन जाऊंगा, ट्यूशन आने के बाद फिर मैं राजेंद्र सिंह का पॉडकास्ट करूंगा, उसके बाद उसे एडिट करूंगा, या फिर उसके बाद फिर मैं अपने और कोचिंग करूंगा। अगर आपका पूरा का पूरा प्लान है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उससे प्लान बहुत अच्छा हो जाता है कि आपका रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है, हैप्पी रहते हो। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लीड्स। क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। मतलब जंक लीड से हम क्या करेंगे ना, क्वालिटी अगर लीड हमारे पास आए तो उसके बाद समय भी लगाया जा सकता है। तो अगर क्वालिटी हो तो बहुत बेटर है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अमेजिंग। आई लव दिस पॉडकास्ट। आई लर्नड मेनी न्यू सेल्स techniques which you, oh, not sales techniques but sales lesson that you taught us. It was just mind blowing. So what is your last message to me and also the audience? थैंक यू सो मच सर, आपका जुनून बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आपने जिस तरीके से हमें पिच किया और जिस तरह से आपने फॉलो अप लिया वो काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम को पसंद आया, और काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने कि है ना आपकी तरह यंग बॉय हैं और बहुत उत्साह उनके अंदर है। और सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और लोगों के साथ शेयर करें, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद को ना खोएं और उम्मीद ना हारें। और मेरी जो किताब है संघर्ष से सफलता की ओर, 10 किताबें हम आपको फ्री देंगे अगर आप इस पॉडकास्ट को देख के हमारे पास आते हो तो और आपको सब बधाई दूंगा आपके भविष्य के लिए, और आप बहुत अच्छा करें ज़िंदगी में, आगे बढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपने हमें पॉडकास्ट में बुलाया और मौका दिया ऑनलाइन जो है बातचीत करने का, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगी। थैंक यू सो मच कि आपने अपॉर्चुनिटी हमें दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much आपका टाइम के लिए, थैंक यू so much. And lastly आपका टीम के लिए थैंक यू so much. मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. So, audience, get ready for this amazing next episode, which will be uploading. And also, please go ahead and buy the book and read it. And of course, send us the feedback in the comment box. Thank you so much. धन्यवाद।